बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महविश हबीब। सिटी 10 में खुशामदीद इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसुकून हुआ होगा। दिन का आगाज़ इस दुआ से करना चाहिए और हम इस अहद से करते हैं कि हम अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी आसानियाँ बांटेंगे। और अगर आसानियों के हवाले से बात करें, एक ऐसी शख्सियत है जो कि हमें गिरते हुए दोबारा से संभलना सिखाती है, जो हमें ये तमाद पैदा करती है कि हम ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं। वो शख्सियत है उस्ताद की। आज से 2 दिन पहले हमने टीचर्स डे मनाया। सब लोगों ने अपने अपने फेवरेट टीचर को सोशल मीडिया पे विश भी किया, दुआएं भी की। लेकिन सवाल ये है कि क्या हकीकी मायनों में हम टीचर का हक़ अदा कर रहे हैं? क्या हमारे टीचर्स भी आज उतने ही पैशनेट हैं स्टूडेंट्स को स्टडी के हवाले से या स्टूडेंट को एक बेहतर इंसान बनाने के हवाले से? कौमी निसाब जो है हमारा, कहा यह जाता है कि बहुत पुराना हो गया। क्या आज के जदीद तकाज़ों को ये पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। और मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया है, यूँ मानो कि विंटर वाइब्स हमें वेलकम कर रही है। मौसम की सूरत हाल भी हम देखेंगे। और खाना पीना ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। और कभी आपने सोचा है कि आप जो खाना खा रहे हैं क्या ये महफूज है? और इसकी ज़िम्मेदारी फूड अथॉरिटी की होती है। फैसलाबाद शहर में फूड अथॉरिटी किस तरह से मयार को जाँच रही है, क्या चैलेंजेस हैं, इस पर 11 बजे हमारे मेहमान भी ज्वाइन करेंगे। गोल्ड की कीमत क्या है, सब्जियों के भाव क्या हैं, ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में डायरेक्टली रिलेट कर रही होती हैं। तो आज के प्रोग्राम में ये तमाम चीज़ें हम आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद का मौसम जी काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया है। और अक्सर हम काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि अक्टूबर में महीने का जो मौसम है वो चेंज हो जाता है, लेकिन इस दफ़ा नहीं चेंज हुआ। तो विंटर वाइब्स जो हैं वो हमें वेलकम कर रही हैं। मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया है। फसी नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। फसी नकवी, बताइएगा कि फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ बारिश होने के बाद शहर फैसलाबाद का मौसम ख़ासा खुशगवार है और यूँ महसूस हो रहा है जैसे सर्दियों की बाकायदा आमद हो चुकी है। और सुबह से ही बादलों और सूरज के दरमियान आँख मचोली का सिलसिला जारी है, जबकि दर्जा हरारत के अंदर भी वाज़िया कमी रिकॉर्ड की गई है। और मज़ीद ये कि महकमा मौसमियात की जानिब से जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया उसमें से कम दर्जा हरारत आज 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। जबकि हवा में नमी का जो तनासुब है वो 85% रिकॉर्ड किया गया है और हवा 8 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही है। महकमा मौसमियात का मज़ीद यही कहना है कि आइंदा 24 घंटों में बारिश का किसी भी किस्म का इम्कान मौजूद नहीं है। अलबत्ता आने वाले जो चंद रोज़ हैं वो यूँ ही खुश्क और हल्की जो है वो सर्दी वाले होंगे। और देखा जाए तो अब रात के औकात में शहर फैसलाबाद के अंदर बाकायदा तौर पर सर्दी की कैफियत महसूस की जा सकती है, जबकि दिन के औकात में सूरज निकलने की वजह से अभी मुकम्मल सर्दी उस तरह महसूस नहीं की जा रही। अलबत्ता ये जो बारिश हुई है इसके बाद से शहर फैसलाबाद का मौसम ख़ासा खुशगवार हो चुका है और सर्दी की आमद महसूस की जा सकती है। जी बहुत शुक्रिया फसी नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। मौसम तो वाकई फैसलाबाद का खुशगवार हो गया है और हम देख रहे हैं कि सुबह के औकात में और रात के औकात में जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन दिखाई दे रहा है। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे। जी, बात करते हैं एजुकेशन के हवाले से। एजुकेशन इंसान में शाऊर पैदा करती है, एक बेहतरीन शहरी जो है वो बनाने में बड़ी कारआमद साबित होती है। लेकिन अगर आज के दौर के हवाले से बात करें, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी स्विक जो एक सेंस है वो मुतासर होती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि यहाँ पर हमारे तालीमी निज़ाम में भी बेहतरी की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से बात करें, उस्ताद का रोल हमेशा से बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। इस टॉपिक पे हम गुफ्तगू करेंगे और इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है अख्तर रसूल साहब ने। प्रिंसिपल सांदल कॉलेज फैसलाबाद है। माशाल्लाह एजुकेशन की फील्ड में इनकी एक्सपर्टीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, काविशें भी बहुत हैं निसाब को बेहतर बनाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अख्तर रसूल साहब आप? फाइन, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर जहांगीर अशरफ ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जहांगीर? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जहांगीर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले अख्तर रसूल साहब, गुज़श्ता दो रोज़ पहले टीचर्स डे गुजर के गया है। सब लोगों ने टीचर्स डे को विश भी किया है, लेकिन मुझे ये लगता है कि टीचर की अज़मत महज एक दिन के साथ कनेक्टेड नहीं है। टीचर जो है वो इंसान को बेहतरीन शहरी बनाता है, एक अच्छे डेजिग्नेशन पे पहुंचाता है। तो ऐसे में आप इस डे की मुनासबत से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो इस चीज़ को देखना होगा कि पहले और आज के टीचर में फ़र्क क्या है। पहले हमारे टीचर जो हुआ करते थे बेलौस
तालीम देने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। इस वक्त मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहूँगा कि हमारी इस सोसाइटी में टीचर हमारा उस बिलाशुबा इसमें कोई वजह ऐसा नहीं है कि वो माली मुश्किलात का शिकार होने की वजह से या किसी और वजह से कुछ आगे बढ़ने की दौड़ में वो इतना कमर्शलाइज हो चुका है कि वो बच्चे हमारे पास टीचर स्कूल में आता है तो उसको दौड़ लगी होती है कि जल्दी मैं एकेडमी पहुँचूँ या होम ट्यूशन पहुँचूँ। मेरे इलम में ऐसे टीचर्स मौजूद हैं जो हमारे पास 6 घंटे 8 घंटे काम करने के बाद 10 से 12 घंटे वो जाके होम ट्यूशन्स और एकेडमीज़ करते हैं। तो जब इंसान इस तरह मसरूफ़ हो जाता है तो उस वक्त उसकी तवज्जो अपनी उस जो उसने फ़ोकस की होती है ना कि मैंने बच्चे की ग्रूमिंग करनी है, वो उस बच्चे का सिलेबस मुकम्मल करने के चक्कर में होता है, उस पे फोकस नहीं कर रहा होता। तो टीचर डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं बेसिकली एक तो टीचर की सर्विसेज को रिकॉग्नाइज़ करना है कि जी टीचर हमारे सोसाइटी का एक बहुत अहम फ़र्द है। और ये शुरू भी ऐसे ही हुआ था। 1906 में सबसे पहले टीचर की अहमियत को रियलाइज़ किया गया, फिर 1984 में आके बाकायदा इंटरनेशनल लेवल पे टीचर डे की अनाउंसमेंट आई और देन पाकिस्तान ने इसको बहुत लेट जाके ज्वाइन किया। 2005 में पहला पाकिस्तान में टीचर डे करवाया गया। उस वक्त ये शौकत अजीज़ गालिबन प्राइम मिनिस्टर थे, तो मुझे याद है कि वो पहला डे टीचर डे हमने फेडरल गवर्नमेंट में उस वक्त में हुआ करता था, वहाँ हमने सेलिब्रेट किया था। तो पाकिस्तान एयरफोर्स में फ़र्स्ट टीचर डे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2016 जब एयरफोर्स को ज्वाइन किया तो एक बड़े लेवल पर टीचर डे हमने सेलिब्रेट किया अपने कॉलेज में। तो वो मैनेजमेंट को इतना पसंद आया कि बाद में उन्होंने ऑर्डर्स कर दिए कि जी रेगुलरली तमाम फ़िज़ाइया कॉलेजेस में इस पैटर्न पर टीचर डे बिल्कुल होना भी चाहिए। टीचर्स डे और टीचर की अहमियत को स्टूडेंट्स में उजागर करने के लिए ऐसे डे के मैं समझती हूँ कि एक दिन नहीं होना चाहिए। उस्ताद की अज़मत इतनी है कि आपको एक बेहतरीन इंसान बनाते हैं। हमारी स्वीक नेचर अगर बात करें, सेंस बात करें तो इम्प्रूव होती है। सिर्फ़ और सिर्फ हमारे कैरेक्टर बिल्डिंग में टीचर का बड़ा रोल होता है। और आज के दौर में बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं कि हमारे टीचर्स कैरेक्टर बिल्डिंग में स्टूडेंट्स के उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। मुझे लग रहा है कि ये भी एक कहीं ना कहीं रीज़न है हमारी सोसाइटी में बिगाड़ की। असल में ना जी आप अगर और फरमाएं ना तो तालीम सिर्फ तालीम नहीं है, तालीम और तरबियत कंप्लीट ये तब होती है जब तालीम और तरबियत का काम मुकम्मल हो। हम लोग बच्चों को किताबें पढ़ा के तालीम तो दे रहे हैं लेकिन तरबियत मिसिंग है। ये ऐसी है जैसे आपने थ्योरी ड्राइविंग की पढ़ा दी है लेकिन ड्राइविंग सिखाई नहीं है, गाड़ी में बिठा के चलाना सिखाया नहीं है उसको गाड़ी। तो इस वजह से हमारा बच्चा जो है वो तरबियत से महरूम होने की वजह से वो सिर्फ उसने रट्टा लगाया हुआ है, उसी को फॉलो कर रहा है। अदरवाइज़ अगर तरबियत साथ चली जाए तो आप चेक करें हमारे जो बाहर के ममालिक हैं वहाँ ऐसा क्यों होता है कि बच्चा भी है तो वो जाके वहाँ पे कूड़े में कोई चीज़ फेंकता है तो वो पेरेंट्स को भी उस तरफ बढ़ते हैं और बच्चा भी बल्कि फेंकते ही नहीं है। वो तरबियत है, स्कूल की तरबियत है। हम इस मामले में थोड़ा पीछे हैं। मैं अपने स्कूल्स में इस चीज़ पर बड़ा फोकस करता हूँ कि अगर हम अपने एक स्कूल कॉलेज को, अपने घर को, अपने आप को साफ़ नहीं रख पाएंगे तो हम लोगों को भी नहीं तालीम दे सकते। बिल्कुल इसी तरह से है। और ये चीज़ें ज़िंदगी में ना सीखने सिखाने का अमल कभी भी नहीं रुकता, लेकिन एक स्टूडेंट के अंदर भी इतनी सेंस होनी चाहिए कि वो अपने सोसाइटी के आसपास की चीज़ों को किस तरह से अडॉप्ट करता है। समहाउ टीचर्स अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स उस तरह से इंगेज नहीं हो रहे होते हैं। जहाँ पर स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट या इन्वॉल्वमेंट हमें दिखाई दे रही होती है वहाँ पर टीचर कैरेक्टर बिल्डिंग में उस तरह से रोल प्ले नहीं करते। जहांगीर आप क्या कहेंगे, एक अच्छे उस्ताद की खूबियाँ क्या हैं आपकी नज़र में? अच्छा जो टीचर है वो बच्चों का हीरो होना चाहिए। अब पिछले दिनों एक फेसबुक पर मैं पोस्ट देख रहा था कि वो कह रहा है कि टीचर सारी क्लास को एक जैसा पढ़ाता है लेकिन हर बच्चे का रिजल्ट डिफरेंट आता है। रीज़न क्या है कि बच्चा टीचर को जिस तरह से ले रहा होता है उसका रिजल्ट वैसा आता है। अगर वो उसको लेगा कि ये मेरा हीरो है, मेरा बेस्ट टीचर है, तो उसके रिजल्ट उस बच्चे के अच्छे आएंगे। जो बच्चा उस टीचर को अच्छा समझेगा, जो उसको हीरो समझेगा, उसको उसकी समझ आएगी। जो बच्चा कहेगा कि मुझे तो इसकी समझ ही नहीं आ रही, ठीक है, ये बहुत डिपेंड करता है। अब देखिए टीचर तो सबको एक जैसा पढ़ा रहा है ना, वाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड, तो किताब वही है, सिलेबस वही है, कंटेंट वही है, लेकिन हर बच्चा उसको अपने अंदाज से ले रहा है। कुछ बच्चों की केमिस्ट्री उससे मैच हो जाती है और कुछ की नहीं मैच हो पाती। अच्छा, इसमें दूसरे साइड पे टीचर को भी समझना चाहिए कि हर बच्चे का एक लेवल नहीं है। बिल्कुल। जहाँ बच्चा उसको अपने लेवल पे अंडरस्टैंड कर रहा होता है तो टीचर को भी एट द अदर साइड वो समझना चाहिए कि हर बच्चा अगर मेरी बात को एक जैसा नहीं अंडरस्टैंड कर रहा तो किसी बच्चे पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है, किसी बच्चे पे थोड़ी सी मेहनत करके उसको बहुत इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन हमारा टीचर क्या करता है, वो सबको एक जैसा देखता है। हालांकि नफ्सियाती तौर पर अगर देख लें तो हर बच्चे की अपनी नफ्सियात है, उसका अपना लेवल भी हर किसी का लेवल है, उसकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है। अब देखिए एक ही क्लास में आप साइंस के बच्चे, जब तक हमारे यहाँ सेग्रीगेशन तो मैट्रिक से शुरू होती है ना साइंस आर्ट्स की,
8th क्लास तक हर बच्चा वो साइंस भी पढ़ रहा है, मैथ भी पढ़ रहा है, इंग्लिश भी पढ़ रहा है, उर्दू भी पढ़ रहा है, और जो माशरती उलूम कह लें या मुतालिया पाकिस्तान कह लें वो भी पढ़ रहा है। तो हमें टीचर को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ना तो हर बच्चा इंट्रोवर्ट है ना एक्सट्रोवर्ट है, ना तो हर बच्चा एक्सप्रेसिव है ना हर बच्चा पैसिव है। तो हमें बच्चों को मिक्स गैदरिंग है आपके पास, आप एक हैं लेकिन गैदरिंग मिक्स है, तो आपको डाइवर्सिटी लेके आनी है। आप गो के सारे बच्चों को एक जैसा करने के चक्कर में पड़ जाएं तो बच्चों में तो डाइवर्सिटी रहनी है। अल्लाह ताला ने सबको मुनफरिद बनाया है। बिल्कुल। और एक तो एक टीचर को बात वैरायटी लेके जहांगीर आनी आपने भी चाहिए। नोटिस की होगी कि हमारे यहाँ बच्चों में कंपैरिजन बहुत किया जाता है। ये कंपैरिजन उन्हें घर में भी देखने में मिलता है, ये कंपैरिजन उन्हें क्लासरूम में भी देखने में मिलता है, जिसकी वजह से तख्लीकी सलाहियत बच्चे की मुतासिर होती हुई मुझे दिखाई देती है। तो ये भी चीज़ जो है अच्छा, अब टीचर के बिहेवियर में देखें नहीं यही होनी बात कि तख्लीकी सलाहियत क्यों ख़त्म होती है। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर मुझे समझ नहीं आई, मुझे दोबारा बता दें, ये कैसे होगा, ये सवाल है मेरा। टीचर कहता है बाकी पूरी क्लास को समझ आ गई तो आपको क्यों नहीं आई। अगर ये कह देगा टीचर तो उसकी तख्लीकी सलाहियत तो गई, बिल्कुल ऐसे ही है। एक सवाल के जवाब में गई। अख्तर रसूल साहब आपसे मैं जानना इसमें चाहती मैं हूँ। ज़रूर सर की बात को एंडोर्स करूँगा, लेकिन उसकी रीज़न दूंगा। बीइंग टीचर मुझे अंदाज़ा है कि ये इश्यूज़ कहाँ आते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो टीचर की सिलेक्शन है ना, जो बंदा कहीं कुछ नहीं कर सकता कहते हैं वो टीचर बन जाए। एक जॉक आपको सुनाता हूँ बिल्कुल कि एक फादर मेरे पास बैठे हुए हैं और मैंने कह रहा हूँ कि आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा, सही। तो मुझे वो बड़े शिकस्ता अंदाज में कहते हैं कि सर मुझे बड़ी तकलीफ़ है, मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा। मैंने इसे बड़ा समझाया है, यहाँ तक कि मैंने कहा और कुछ नहीं बन सकते तो टीचर ही बन जाओ। सही। नहीं, हमारी इस तरह से वो लास्ट प्रायोरिटी बन गई है कि कुछ नहीं बन। अब जब हमारे बाहर के मुल्कों में देखें, वहाँ बाकायदा टीचर को लाइसेंस दिया जाता है कि ये इस काबिल है कि ये टीच कर सकता है। बिल्कुल। अगर हमारे टीचर्स की सिलेक्शन मेरिट पर हो, अगर हमारे वेल कॉम्पिटेंट टीचर जो अपने नॉलेज को ट्रांसमिट करने की और अगले बच्चे की नफ्सियात को अंडरस्टैंड करने की सलाहियत रखते हों, उन्हें वो ये चार्ज देंगे तो फिर डेफिनेटली रिजल्ट आएंगे। और अगर ये हो कि एक टेलीफोन कॉल पर टीचर भर्ती हो जाएगा तो फिर उस पर रिजल्ट जो है वो फिर वही रिज़ल्ट होंगे जो हमारी सोसाइटी में आजकल मेजॉरिटी ऑफ दी पर्सन्स हम देख रहे हैं। यहाँ पर अख्तर रसूल साहब आपसे मैं ये भी जानना चाहती हूँ, क्लासरूम का इन्वायरमेंट बड़ा मैटर करता है। अभी जिस तरह से जहांगीर ने बताया कि एक कंपैरिजन वाला इन्वायरमेंट भी होता है, लेकिन अगर एक आइडियल क्लासरूम के हवाले से बात करें, KG क्लास से लेकर अगर हम मिडल तक बात करें, 9th क्लास तक बात करें, तो वो इन्वायरमेंट इंसान की ज़िंदगी को हमेशा से एक अच्छा इंसान बनाने के लिए फोर्स भी करता है। तो फर्दर हम क्लासरूम के इन्वायरमेंट के हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। CTI 10 में हम बात कर रहे हैं एजुकेशन के हवाले से हमारी तालीमी निज़ाम के मसाइल क्या हैं जिन पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर औक़ात हम ये कह देते हैं कि हेल्थ और जो एजुकेशन है इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं होता, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन में हम कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, जिसका नतीजा जो है वो हमारी सोसाइटी को भुगतना पड़ता है। कभी हमारी स्विक जो सेंस है वो मुतासर हो रही होती है, कभी हम कवानीन को फॉलो नहीं कर पा रहे होते। तो तालीम सिर्फ सिलेबस पढ़ने का नाम नहीं, इंसान को बेहतर बनाने का भी नाम है। तो कहीं ना कहीं हमारे ये तकाज़े पूरे नहीं हो रहे। और ब्रेक पे जाने से पहले अख्तर रसूल साहब मैं आपसे बात कर रही थी कि एक आइडियल क्लासरूम बड़ा मैटर करता है। अगर हम हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में देखें, बहुत सारी बेहतरी आ भी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी टीचर सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लासरूम में लेक्चर्स पे उस तरह से फोकस नहीं है। तो एक आइडियल क्लासरूम कितना ज़रूरी है आज के दौर में? इसमें मैं अगर एक जुमले में क्लासरूम की इम्पोर्टेंस को बयान करना चाहूँ ना, तो मैं ये कहूँगा कि डेस्टिनी ऑफ पाकिस्तान रेस्ट्स इन क्लासरूम्स। हमें इस चीज़ को हम भूल गए कि क्लासरूम इन्वायरमेंट जो है वो हमारे बच्चों को शेप कर रहा है, उन्हें बना रहा है। उस इन्वायरमेंट में अगर हम उस इन्वायरमेंट को वक्त के साथ साथ चेंज नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने में मुश्किलात को फेस करेंगे। क्लासरूम का इन्वायरमेंट चेंज हो सकता है ड्यू टू टीचर एंड स्कूल मैनेजमेंट। सही। अगर वो टीचर एक्टिव टीचर है तो एक एक्टिव सेशन मिलेगा आपको देखने को। अगर वो टीचर पैसिव टीचर है, उसका जहन घर में लगा हुआ है, उसका जहन अपनी ट्यूशन सेंटर में लगा हुआ है, तो उस सूरत में जारी बात है वो टिपिकल क्लासरूम्स जो पहले हुआ करते थे उसी के मुताबिक ही वो लेके चल रहा होगा कि मैं अपने 40 मिनट्स पूरे करूँ। और मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि जो टीचर एक्टिव सेशन लेता है वहाँ बच्चा भी एंजॉय करता है, टीचर भी, और टाइम किलिंग नहीं होती, वो टाइम पता ही नहीं चलता, वो टाइम गुजर जाता है। और उससे यानी मैं अपने टीचर्स को ये कहता होता हूँ कि आपके पास जो क्लासरूम होता है ना, हर रोज़ आपके लिए टेस्ट है कि वो 40 मिनट्स आपने कैसे स्पेंड किए।
अगर आपने उसमें से कुछ मिनट भी ज़ाया कर दिए तो वो अपने अपने चंद मिनट ज़ाया नहीं किए, बल्कि अगर 40 स्टूडेंट्स आर सिटिंग देयर तो इट्स मीन कि आपने 1 मिनट ज़ाया किया तो 40 मिनट, यू हैव लॉस्ट 40 मिनट्स। बिल्कुल। तो ये आपने ठीक फरमाया कि जो क्लासरूम है उसको इतना एक्टिव होना चाहिए, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन उस लेवल पर होनी चाहिए कि हमारा बच्चा क्लासरूम से 40 मिनट के बाद फील करे कि मैंने कुछ लर्न किया। बिल्कुल इसी तरह से। और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने टीचर होने का हक भी अदा करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि हमारे यहाँ पता नहीं हमारे एजुकेशन निज़ाम में बेहतरी नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेहतर होने की ज़रूरत है। जहांगीर, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर हम पेरेंट्स के रोल के हवाले से भी बात करें, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीचर्स के रोल की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है। स्टूडेंट की ज़िंदगी में पेरेंट्स और टीचर दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन वहाँ पर मुझे लगता है कि अगर टीचर अपना रोल सही से प्ले नहीं कर रहा तो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं अपना रोल उस तरह से नहीं प्ले कर पा रहे हैं। अच्छा, आजकल चूँकि मसरूफ़ियत और माजी के मुकाबले में हम जितना सोशल मीडिया में इंगेज होते जा रहे हैं, डिजिटल लाइफ हमारी ज़्यादा इंगेज होती जा रही है, तो हमारी जो रियल सोशल लाइफ थी, जो रियल नेटवर्किंग थी, वो मैं समझता हूँ कम होती जा रही है। हमारा इवन अपना फैमिली के साथ इंटरेक्शन भी शायद सोशल मीडिया तक काफ़ी हद तक ट्रांसफ़र हो गया। घर में बैठे हुए भी मोबाइल से मैसेजिंग हो रही होती है, एक रूम में बैठे होते हाँ, हैं और हम सब तो लोग हमारे फोन में यहाँ ये जो रुझान है ना, ये भी एक वजह है कि हमारी जो जवाल हो रहा है तरबियत के एलिमेंट में। अब देखें, जब इसको हम रियल लाइफ को सोशल मीडिया से कंपेयर करते हैं तो उसमें बहुत सारी चेंजिंग आ जाती हैं। हम ह्यूमन को डील करना भूलते जा रहे हैं और मशीनरी को डील करना सीखते जा रहे हैं, क्योंकि उसमें तो इमोशन नहीं है। मशीन में इमोशन नहीं है, इमोशन लेस है वो। आप जो मर्जी देखते जाएं उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको फ़र्क पड़ेगा वन साइडेड। ठीक है, तो इसका नुकसान यही हो रहा है कि हमारे बच्चों के रवैयों में शिद्दत पसंदी आती जा रही है, क्योंकि उसको मैं जो कह दूंगा उसने मान लेना है, उसने रिस्पॉन्स में डिमांड नहीं करनी। तो हमारे बच्चे इस साइड पे वो लगते जा रहे हैं कि मेरी मानी जाए, मुझे कोई ऑर्डर ना मिले। ठीक है, तो उसका नुकसान क्या हो रहा है? हमें क्लासरूम में हर जगह पे नज़र आ रहा है कि बच्चे ज़िद्दी होते जा रहे हैं, ना वो टीचर की मानते हैं ना वो पेरेंट की मानते हैं। और पेरेंट टीचर मीटिंग जब होती है तो ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। टीचर पेरेंट को कहता है कि हम स्कूल में पढ़ाते हैं, घर जाके बच्चा कुछ नहीं करता। पेरेंट कहते हैं कि हमने स्कूल क्यों भेजा, सारा कुछ आप नहीं करना है, तो आपने क्यों नहीं किया। तो ब्लेम गेम की बजाय अगर दोनों पेरेंट और टीचर ये करें कि बच्चा बेहतर कैसे हो सकता है, हमने बच्चे को बेहतरी को डिस्कस करना छोड़ दिया, एक दूसरे को ब्लेम गेम शुरू कर दी। टीचर पेरेंट पे डाल रहा है, पेरेंट टीचर पे डाल रहा है, और सत्यानाश हो रहा है बच्चे का। और बच्चा बिजी है अपने मोबाइल में। ठीक है। और जहांगीर, ये जो सोशल मीडिया के इस्तेमाल है, आप इस बात से एग्री करेंगे, अब चैट रिपोर्ट्स आ गए हैं। अब वो चीज़ें जो हम किसी टाइम में अपने पेरेंट्स से शेयर किया करते थे कि हमें इस चीज़ में टेंशन है, परेशानी है, या कोई भी कनेक्टिविटी के मामला है, अब हम चैट जीपीटी से शेयर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे माइंड में तो इनकन्सिस्टेंसी आई है, लेकिन हमारी सोसाइटी में अदम बर्दाश्त भी आ गया है, डिस्कशन भी नहीं है, फैमिली गैप भी है, जिसकी वजह से हमारी जो थिंकिंग है या हमारी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग की सलाहियत है वो बहुत मुतासर हो गई है। यहाँ पर अख्तर रसूल साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम पेरेंट्स के रोल को देखें बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग में, वो किस तरह से आप देख रहे हैं? टीचर का रोल तो है ही है, लेकिन पेरेंट्स भी अगर रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे तो हमारी सोसाइटी में एक बेहतरी आएगी, एक तब्दीली आएगी, वो तब्दीली जो हमें कम्पीट करवा सकती है पूरी दुनिया से। किसी वक्त में ना ऐसा होता था कि हमें पढ़ाया जाता था कि एक ट्रायंगल है टीचर की, स्टूडेंट की और पेरेंट की। अब वो चेंज हो चुकी है, अब ट्रायंगल नहीं रही, अब ये एक सर्कल हो चुका है। 24/7 बच्चा लर्न कर रहा होता है, वो कहीं ना कहीं से वो जा रहा है, वो सो रहा है, वो चल रहा है, वो देख रहा है, वो उससे लर्न कर रहा होता है। अब उसमें डिपेंड करता है कि वो क्या देख रहा है, वो उससे उसके जहन में एक नक्श बनता जा रहा है। अब टीचर का रोल स्कूल में होता है, वो 5 to 6 आवर्स जो है वो बच्चे के साथ वो काम करता है। उसके बाद 16 to 17, 18 आवर्स बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ होता है। तो ऑफ कोर्स टीचर की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे कई गुना ज़्यादा पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। फॉर एग्जांपल, अब सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, मैं जहांगीर भाई से एग्री करूंगा कि ये इसमें कोई शक नहीं है कि हर बंदा मसरूफ़ हो चुका है, लेकिन सोशल मीडिया इस हवाले से अब चैट जीपीटी है या एआई है, वो एक ब्लेसिंग भी है। बिल्कुल। सिर्फ बच्चे को ये समझा दिया जाए कि आप जहाँ फंस जाएँ, जहाँ आपको पेरेंट्स से, टीचर से, वालिदैन से उनकी नहीं अवेलेबल हेल्प, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। यानी उसको प्रायोरिटी पर ना ले जाए, उसको लास्ट में रखे। जब यानी अगर मैं ही देखें कि मैं
यूज़ कर रहा हूँ चैट जीपीटी, मैं आपसे या जहांगीर भाई से मशवरा करूँगा तो 2 लोग होंगे, चैट जीपीटी से मशवरा करूँगा तो 50 लोग होंगे या हज़ारों लोग होंगे। तो वो हेल्प तो हमें मिलनी चाहिए, सिर्फ हमें ये रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि वो हेल्प जो हम लेना चाह रहे हैं क्या वो हमारे काम भी आएगा या नहीं आएगी। चूँकि वो बड़ा खूबसूरत जहांगीर भाई ने कहा कि उसके पास वो इमोशंस उसमें नहीं है, उसमें थिंकिंग वो चीज़ें जो है ना वो मिसिंग है, वो आपको आपके मुताबिक डिसीजन नहीं दे रहा, वो अपने मुताबिक दे रहा अपने मुताबिक, बिल्कुल। तो आपने उसको पकड़ना, उस वहाँ से कैच करना है कि वो आपको यूज़फुल होगा या नहीं होगा। और यहाँ पर हम गलती कर जाते हैं, और यहाँ पर मुझे आज के दौर में सब लोग इम्पॉर्टेंट हैं, सब लोगों की अपनी ज़िंदगी है, प्रोफेशनल लाइफ है, लेकिन बच्चों को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम बच्चों को फ़ोन दे देंगे और कहेंगे कि शायद उनका दिन बेहतर गुजर जाए, तो ये चीज़ उनमें मेंटली स्टेबिलिटी भी कहीं ना कहीं लेकर आ रही है, उनका बिहेवियर डेवलप नहीं हो रहा। अगर हम छोटे बच्चों के हवाले से बात करें तो ये भी कहा जाता है कि उनका बिहेवियर, अगर लैंग्वेज बैरियर आ रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं रीज़न जो है वो सोशल मीडिया होती है। जहांगीर, इसी तरह से अगर हम निसाब के हवाले से बात करें तो निसाब भी पाकिस्तान का मुझे लगता है अप टू दी मार्क उस तरह से नहीं है। कौमी निसाब के हवाले से बात करें तो क्या क्या चीज़ें जो हैं आपको लगता है कि ये हमारे निसाब में चेंज होनी चाहिए? अच्छा, जिस तरह आज पूरी दुनिया एआई की बात कर रही है, डिजिटलाइजेशन की बात कर रही है, तो हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब में इसको बहुत ज़्यादा मर्ज करने की ज़रूरत है। अब देखें, बहुत ज़्यादा चीज़ें, अब वो रट्टे वाला दौर नहीं रहा। अभी हमें जो हमारे हाथ में गैजेट है ना, उसके बाद हमें कोई डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो प्रोफेशनल लाइफ में जाना है, आपने आज तक कितनी डेफिनेशन सुनाई होंगी? कहीं भी नहीं। ना इंटरव्यू में पूछी जाती कि डेफिनेशन सुनाओ, हमें उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का पूछा जाता है कि ये अगर रूल है तो ये कहाँ लागू होता है, ये फ़लाँ है तो ये फ़लाँ कैसे होगी, अगर आप फिज़िक्स से रिलेटेड हैं तो उसकी एप्लीकेशन पूछी जाएगी। रट्टे वाला दौर अब नहीं रहा। हम क्या आज भी किताबें पढ़ा रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट्स भी तो हमारे नहीं क्लियर होते। अगर हम बात करें कि एजुकेशन के हवाले से तो प्रैक्टिकलिटी को बड़ा प्रमोट किया जाता है, और ये बात हुकूमत पंजाब भी दावे करती है, लेकिन क्या सही मायनों में हम प्रैक्टिकलिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, क्या इन्वॉल्व कर रहे हैं कंसेप्ट क्लियर इस चीज़ को हमारे एजुकेशन निज़ाम पर? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक सिटी एट 10। बात कर लेते हैं कुछ गोल्ड मार्केट में क्या प्राइस चल रही है। और गोल्ड के हवाले से बात करें तो गोल्ड एक वक्त में सही इन्वेस्टमेंट समझा जाता था, और इसी तरह से अगर हम करेंसी के लिहाज से भी बात करें, हमारे कारोबार के जितने भी मामलात अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को देखें तो करेंसी में होते थे। और सबसे पहले गोल्ड के हवाले से बात करें तो गोल्ड जी हमें महंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हर गुजरते दिन के साथ हमें गोल्ड की कीमत में कभी 1000 की कीमत बढ़ोती दिखाई देती है, कभी 2000 की, और कम होने की हैसियत अगर बात करें तो बहुत कम हम ये सिचुएशन देखते हैं कि गोल्ड की कीमत जो है कम हो रही है। आज के प्राइस के हवाले से बात करें तो आज 1 तोला गोल्ड की जो प्राइस है मार्केट में चल रही वो 4,16,500 है। और इसी तरह से अगर 10 ग्राम के हवाले से बात करें 3,57,087 रुपये में जो है वो 10 ग्राम गोल्ड फरोख्त किया जा रहा है। करेंसी के हवाले से बात करें, क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी का जो डिपेंडेंसी है वो करेंसी पे काफ़ी ज़्यादा होती है, डॉलर के रेट मुस्तहकम है या नहीं है ये हम करेंसी के रेट में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूरो के हवाले से। जो यूरो की बाइंग पावर है वो 331.8 है और फ़रोख्त 335.3 में किया जा रहा है। इसी तरह से सऊदी रियाल के हवाले से बात करें 75.3 में बाय किया जा रहा है और 75.95 में ख़रीदा जा रहा है। यूएई दिरहम के हवाले से बात करें 76.95 में बाय किया जा रहा है और 77.95 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूके पाउंड के हवाले से बात करें 380.6 में बाय किया जा रहा है और 383.6 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएस डॉलर के हवाले से बात करें 282.5 जो है इसमें बाय किया जा रहा है और 282.6 में फ़रोख्त किया जा रहा है। ये थी मजमूई तौर पे आज के करेंसी रेट के हवाले से, जिसमें हमने देखा कि जो पाउंड है और डॉलर है इनकी प्राइस हमें स्टेबिलिटी की तरफ देखते हैं, लेकिन बाकी करेंसी देखें तो उसमें 1-8 रुपये का जो है वो हमें कहीं पर चढ़ाव दिखाई दे रहा है, कहीं पर हमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है और कहीं पर हमें कोई 1-8 पैसा जो है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो हमारे तालीमी निज़ाम में बेहतरी की गुंजाइश है। निसाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो सिलेबस आप पढ़ रहे हैं क्या वो पूरी दुनिया के तकाज़ों को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। एजुकेशन निसाब की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के हवाले से भी नहीं पता होता। तो अख्तर रसूल साहब, सबसे पहले मेरे 2 सवाल हैं जिसे मैं मजमूई तौर पे एक समराइज़ करती हूँ। सबसे पहले ये कि अच्छे निसाब की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, दूसरा ये कि अगर हम हमारे कौमी निसाब को देखें तो क्या क्या तब्दीलियों की ज़रूरत है। जी, बहुत खूबसूरत सवाल हैं आपके दोनों, माशाल्लाह ये इस वक्त की ज़रूरत है।
अच्छे निसाब की क्वालिटी ये होती है कि जब उस निसाब से बच्चा गो थ्रू होता है तो वो जब मार्केट में जाता है तो उसकी डिमांड, बिल्कुल। क्योंकि बच्चों के सामने टारगेट ये होता है कि वो कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। जब वहाँ जाने के लिए, अब जिस तरह फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगा कि एफएससी बच्चा पास करता है, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो दोबारा जा रहे होते हैं एमडी कैट की तरफ कि जी हमें उसकी तैयारी करनी है। हालांकि सिलेबस वही है जिसके अंदर से वो एफएससी करके आ रहे हैं, जिससे टॉप करके आ रहे हैं, तो दोबारा वहाँ जाके वो हज़ारों रुपए खर्च करके फिर उसकी तैयारी करते हैं, फिर वो पेपर देते हैं, फिर कुछ उसमें से टॉप करने वाले बच्चे फेल भी हो जाते हैं। तो इस हवाले से फिर इसका मतलब है वो टीचिंग स्ट्रेटजी हमारी वीक थी, वो सिलेबस हमारा उस लेवल का नहीं था। जब हम कौमी निसाब के हवाले से आपने सवाल किया है कि वो कैसा होना चाहिए और उस इस वक्त उसकी क्या पोजीशन है, ये डॉक्यूमेंट जो है एक बड़ा सेक्रेट डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है जो 2005-6 में बनाया, अपडेट किया गया था। बनाया तो शुरू से ही पाकिस्तान में आ रहा है, कई दफ़ा अपडेट हुआ, लेकिन लास्ट टाइम जो अपडेट हुआ वो 2005-6 में हुआ है। तो अब 20 ईयर्स बैक जब आप देखते हैं कि एक चीज़ को अपडेट किया गया और आज हमारा बच्चा 20 ईयर्स बैक देखे तो उसको वो चीज़ें नज़र ही नहीं आएंगी जो उस वक्त थी। तो सबसे पहला तो हमारा इस वक्त फ़र्ज़ है कि गवर्नमेंट बिलाशुबा बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन इस एजुकेशन की तरफ फोकस करते हुए इस सिलेबस को दोबारा एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ डिजिटल इरा वो उसको अपडेट ऐसे करें कि उसमें एक तो मेरे ये शुरू से गवर्नमेंट से मुतालबा रहा कि 6 to 8 क्लास का वो गैप होता है, बच्चा 1 से लेकर 8 तक ना तकरीबन वो कलम चलाना और रीडिंग सीख रहा होता है। क्या ही अच्छा हो कि हम अगर 6 क्लास में एक कंपल्सरी एक टेक्निकल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवा कि 6, 7, 8 क्लास में बच्चा 3 सालों में बहुत कुछ सीख सकता है। ये शुरू में बहुत शुरू में जिस वक्त मैं 87 में मैंने मैट्रिक किया था तो उस वक्त हमारे एडमास साहब ने गवर्नमेंट स्कूल में एक बड़ी खूबसूरत वो बिजली की वर्कशॉप, इलेक्ट्रिक वर्कशॉप बनवाई, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई जाती थी हमें। उस वक्त ये सब्जेक्ट हुआ करते थे, एग्रीकल्चर का, इलेक्ट्रिसिटी का, कारपेंटर का, मेटल का। तो मुझे याद है कि उस वक्त जितने बच्चे पास आउट हुए उसमें काफ़ी सारी तादाद ऐसी जो आगे नहीं पढ़ सकी, अब वो इलेक्ट्रीशियन और कोई बाहर है काम कर रहा है, वो अच्छी इंसान के हाथ में हुनर आ जाता है। तो एक तो इस तरफ फोकस करें कि कंपलसरी कर दें कि 6 to 8 बच्चा बड़े से बड़ा घर का भी बच्चा हो तो उसको कंप्यूटर की ज़रूरत है, उसको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आना चाहिए, मोबाइल फ़ोन उसकी ज़रूरत है, मोबाइल एप्लीकेशंस का उसको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी हर घर की ज़रूरत है, उसके बारे में बेसिक नॉलेज उन्हें होना चाहिए। यानी हमारा सिलेबस इस तरीके से अगर अपडेट हो जाता है कि जो हमारी इस वक्त की रिक्वायरमेंट्स हैं, बच्चा जब उससे आउट हो तो उस वक्त उसकी डिमांड इस तरह हो कि उसके पास चॉइस हो कि जी मैं इसको लूँ या इसको। इस वक्त आप अंदाज़ा कर लें कि अगर बच्चे से आप क्वेश्चन करते हैं ना कि जी आपने काम चाहिए आपको, क्या कर सकते हैं, कहता है जी बस 8-10 पढ़ा हुआ हूँ और तो कुछ नहीं आता मुझे। बिल्कुल इसी तरह से तो काश इसकी तरफ हम तवज्जो कर सकें और अपने करिकुलम को हम 2025 की बजाय 2030 पे जाके अपडेट करें। लेकिन अख्तर साहब ये बात भी है ना, अगर हम मजमूई तौर पे अभी भी यूनिवर्सिटी लेवल पे भी अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ डिग्री होल्डर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके पास एक विजन की कमी है, प्रैक्टिकलिटी नॉलेज उस तरह से नहीं है, जिसकी वजह से जब वो जॉब मार्केट में जाता है तो वो अपनी जॉब सिक्योर नहीं कर पाता, अगेन स्किल्स नहीं है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि हमारे तालीमी निज़ाम की जो ज़िम्मेदारी है वो ज़्यादा है, यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉलेजेस हों, हमारे स्कूल्स हों। तो अगर ये हम बहुत छोटे लेवल से इसका आगाज़ कर देंगे तो जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो शायद समझ जाएं। एक छोटा सा घर होता है ना कोई भी, उस घर को भी चलाने के लिए घर का सरबराह पे डिपेंड करता है कि अगर वो सुस्त होगा तो वो घर सारा सुस्त होगा, सरबराह सोया होगा तो सब सोए होंगे, जाग रहा होगा तो सब जाग रहे होंगे, वो एक्टिव होगा तो सब एक्टिव होंगे। बिल्कुल इसी तरह हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं समझता हूँ जो गवर्नमेंट थोड़ा सा मायूस होगी ना गवर्नमेंट इदारों से, उसकी एक वजह ये भी है कि हमारे जो हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं उनको उस लेवल पे नहीं लिया जाता कि क्या उनमें ये एबिलिटी है या नहीं है कि वो अपने इदारे को रन पर। मेरे अपने यहाँ पे मेरे अपने आबाई गाँव में एक स्कूल है, उस पे हवाले से मैंने देखा कि वहाँ एक एडवांस सब ऐसे बना दिए गए जो ये खुद कहते थे कि मुझसे ये वापस ले लें, मुझसे नहीं होती। इवन उन्हें एक मोबाइल फ़ोन पे SMS करना होता तो वो कहते थे यार ये कर दो, मुझे नहीं आता कैसे करना है। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि तुम चूँकि सीनियर हो तुम ही हेडमास्टर बनोगे। तो इस हवाले से जब हम देखते हैं ना कि सीनियरिटी ये नहीं होती कि उम्र के हिसाब से या सर्वे के, सीनियरिटी आपकी है आपको काम कितना आता है। बिल्कुल बाज़ औक़ात ऐसा देखा गया, आप क्यों अरफा करीम IT में उन्होंने क्यों उसको ले लिया कि वो सीनियर थी नॉलेज में। जो बंदा काम कर रहा है वो उसका असेस करें आप कि अगर वो लीडर बनने के काबिल है उसको लीडर बनाओ ना। बिल्कुल।
तो अगर ये एक्टिविटी हमारी हो जाती तो इंशाल्लाह हमारे एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल इसी तरह से लीडरशिप क्वालिटीज़ बड़ी मैटर करती हैं, लेकिन इसका अगर हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, दूसरे रुख देखें हमारे स्टूडेंट्स में भी हमें हमारी लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा करने की ज़रूरत है। और ये तब आएगी जब हमारे जो उस्ताद हैं उनका विज़न क्लियर होगा। उस्ताद का विज़न तब क्लियर होगा जब वो मेरिट पे आएंगे। तो ये एक ऐसा सर्कल है जो हम सबकी ज़िंदगियों के साथ कनेक्टेड है और जिसमें गवर्नमेंट को बड़ी रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करने की ज़रूरत है। जहांगीर, अगर हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को देखें तो इस वक्त की क्या ज़रूरत है? क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वो तमाम तकाज़े पूरे कर रही हैं? अच्छा, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि हक़ाइक़ से हटकर मबनी है। बहुत सारी ज़रूरतें ऐसी हैं हमारे तालीमी निज़ाम की जिनको इग्नोर किया जाता है और सिर्फ वो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं जिनसे उनकी पॉलिटिकल इम्पॉर्टेंस बढ़ती है सियासतदानों की। क्योंकि हमारे यहाँ जो पॉलिसी अनाउंस करते हैं ना, उनका एजुकेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मतलब हमारे मौजूदा मिनिस्टर एजुकेशन है, उनका जो दिल चाहता है फेसबुक पर एक पोस्ट करते हैं और मजबूरन महकमा तालीम को उसको फॉलो करना पड़ता है। अब छुट्टियों की बात करें तो छुट्टियां बढ़नी हो, ख़त्म होनी हो, उसको जिस एंगल पे मोड़ना हो, वो मिनिस्टर साहब बग़ैर किसी से मशवरा किए एक पोस्ट कर देते कि हम ये करने जा रहे हैं। उसका रिज़ल्ट जो भी आए वो बात की बात है, वो पोस्ट कर देते। अब महकमा इस धुन में लग जाता है कि किस तरह से मिनिस्टर साहब की बात को सच्चा किया जाए। अच्छा, रिसेंटली अब रिज़ल्ट पे बात हुई तो मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट आपको भी याद होगी, मुझे भी याद है और नाज़रीन को भी याद है कि 60% से कम रिज़ल्ट देने वाले टीचर्स को मैं नौकरियों से निकाल दूंगा। आज तक किसी एक टीचर को निकाला है तो मिनिस्टर साहब बता दें। मतलब ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं, बाद में खुद ही उनको मतलब मुंह की खानी पड़ती है। जो पूरी भी तो नहीं कोई मिनिस्टर साहब एक टीचर आपने निकाला हो, मुझे ये बता दें, ये फेसबुक पे ही बता दें कि मैंने एक टीचर को निकाल दिया। हालांकि बेशुमार टीचर के रिजल्ट 60% से बिलो हैं, लेकिन क्या है, सियासी स्टंट मारते हैं मशहूर होने के लिए। और ये ऐसी एजुकेशन में ये नहीं होना चाहिए, ये स्टंट एजुकेशन में नहीं चलने चाहिए। और वो अपनी वीडियो बनाते हैं टिकटॉक पे और ऐसी तज़हीका-मेज़ अंदाज में टीचर को मुखातिब करते हैं, प्रिंसिपल को मुखातिब करते हैं कि उनको एजुकेशन मिनिस्टर कहते हुए शर्म आती है कि आपका रवैया, आपका लबो लहजा, आपकी स्टेटमेंट, आपकी टॉन्ट करते हैं टीचर्स को और टॉन्ट करते हैं उसको कि आपने उसको इन्वायरमेंट क्या दिया है टीचर को। ठीक है, आपके गवर्नमेंट स्कूल्स में आज भी पूरे पंजाब में 1 लाख से ज़ायद असातिज़ा की ज़रूरत है। बिल्कुल इसी तरह से टीचर की इम्पॉर्टेंस को जी निगलेक्ट नहीं किया जाता। हमारी सोसाइटी की शेप बनाने में, हमारी सोसाइटी को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाने में टीचर्स का बड़ा मेजर रोल है। वो कोई भी ईयर हो, वो कोई भी हमारी एज का तकाजा हो, तो टीचर की अज़मत जो है वो हमेशा हमें याद रहनी चाहिए। फर्दर भी एजुकेशन के हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में हम बात कर रहे थे तालीमी निज़ाम के हवाले से बेहतरी की गुंजाइश रहती है, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश जब एजुकेशन के हवाले से बात करें तो बहुत ज़्यादा इसकी स्पेस नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि वक्त के साथ साथ जिद्दत के तकाज़ों को पूरे करते हमें तब्दील करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर मौजूदा सिचुएशन के हवाले से बात करें तो बहुत काम होना बाकी एजुकेशन फील्ड में। यहाँ पर अख्तर रसूल साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, ब्रेक पे जाने से पहले जहांगीर अशरफ से मैंने जाना कि कहाँ पर हमारी पॉलिसी जो है एजुकेशन की वो वीक पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि माशाल्लाह आप एजुकेशन फील्ड में काफ़ी अरसे से हैं, आपने एजुकेशन की पॉलिसीज़ को देखा समझा, तो आप क्या एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है? देखिए, मैं थोड़ा सा जहांगीर भाई से इख्तलाफ करूँगा। पॉलिसीज़ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन रोल प्ले करती है। एक कानून आपने बनाया है, क्या उस कानून पे अमल हो रहा है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी बंदा आप ऐसा नहीं लेते सिस्टम में, प्राइवेट सेटअप में एक प्रिंसिपल लेना है तो जब तक उसके पास प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस नहीं होता उसको प्राइवेट इदारा एक्सेप्ट ही नहीं करता। जबकि गवर्नमेंट में एक टीचर होता है और उसकी जब बारी आ जाती है तो कहते हैं अब इसको प्रिंसिपल बना दो। अब यहाँ आके वो चीज़ आ जाती है कि जब उसको, अब पहले क्लास आपने दी हुई थी, अब आप उसको इंस्टीट्यूशन दे रहे हैं। अब यहाँ पॉलिसी वीक इसलिए है कि पहले जज करो कि क्या वो क्लास के लेवल का है या इंस्टीट्यूशन के लेवल का भी है। जब क्या जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनमें सिर्फ ये एक एक्सपीरियंस गवर्नमेंट हमारी कर ले कि ये जो टॉप लेवल की पोस्ट है प्रिंसिपलशिप की, इसको जहाँ वो प्रमोट कर रहे हैं सिविल से भी कंपटीशन में लेना आप, जो इन सर्विस बंदा है उसका भी इंटरव्यू करें, ठीक है, और जो प्राइवेट में बैठा हो उसका भी इंटरव्यू करें। अगर उनमें से जो बेस्ट वन है उसको लें। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ
कि वो जो प्रिंसिपल आएगा मेरिट पर अगर आएगा तो ये भी शर्त है, मेरिट पर अगर आएगा तो वो उस इदारे को चेंज करके देगा। जहाँ भी पॉलिसी आती है वहाँ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में ऊपर मैं देखता हूँ, मुझे इतनी उम्र गुजर गई है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि गवर्नमेंट बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन लेती है, लेकिन नीचे ला के जिस वक्त उसको इम्प्लीमेंट करना होता है वहाँ जो लोग बैठे होते हैं वो कोई उसको सिफारिश की नज़र कर देता है, कोई उसको रिश्वत की नज़र कर देता है, कोई उसको किसी हवाले से कर देता है। अब एक चीज़ जो ऊपर पॉलिसी बनाने वाला बंदा है वो जिस नेक नीति से बना रहा है, नीचे वाला उस नेक नीति के साथ उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। तो इसकी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। अब जिस तरह मिनिस्टर साहब ने फरमाया था कि मैं उस टीचर को नहीं रखूँगा जिसने रिज़ल्ट, अगले दिन लिस्ट उसी फेसबुक पे आती कि जी इन रिज़ल्ट इनके वीक थे, इन लोगों को हमने आउट कर दिया सिस्टम से, यकीन करें अगला रिज़ल्ट चेंज हो जाता। बिल्कुल सही, लेकिन प्रैक्टिकली उस चीज़ों को उस तरह से नहीं इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन में वाकई बड़ी कमी है। और दूसरे एक ये चीज़ भी है कि कम्युनिकेशन का भी अख्तर रसूल साहब हमें दिखाई देता है। कभी मिनिस्टर साहब ने टीचर्स से उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जाना होगा, कभी ऐसी कोई मीटिंग नहीं की होगी। फीडबैक अप्रोच जो है वो मैं देखती हूँ कि कोई भी डिपार्टमेंट है उस चीज़ को नहीं पसंद किया जाता। पता नहीं ये क्यों है या कैसे है, लेकिन फ़ीडबैक अप्रोच मुझे लगता है होनी चाहिए। दो लोग बैठें, डिस्कशन करें कि एजुकेशन निज़ाम में यहाँ पर गड़बड़ है तो इसे इस तरह से बेहतर कर सकते हैं। अगर आपने ये पॉलिसी इन्वॉल्व की है एजुकेशन में तो इसका ये आउटकम्स हैं, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसे हम फर्दर इस तरह से बेहतर कर सकते हैं। आपने ठीक फरमाया। जो कम्युनिकेशन गैप इसी को कहा जाता है कि काम मेरा है और मशवरा आप कहते हैं जहांगीर भाई से कर लें। मुझे पता है मैं अपना काम कैसे करूँगा। अगर हम इस चीज़ को इस तरह से इम्प्लीमेंट करवा दें कि जो हमारे फील्ड कमांडर, एजुकेशन के फील्ड कमांडर्स हैं, प्रिंसिपल्स एंड हेड मास्टर्स, स्कूल्स के हेड मास्टर्स और कॉलेजेस के प्रिंसिपल हमारे फील्ड कमांडर्स हैं, अगर उनसे आप रिपोर्ट लेते रहें कि आप कौन कौन से मसलों को, मैंने एक दफ़ा ना एक ऑल पाकिस्तान प्रिंसिपल कॉन्फ्रेंस करवाई 2018 में इस्लामाबाद में। उस वक्त गवर्नमेंट जो है ना वो एक नारा लगा रही थी कि हम एंटायरली एजुकेशन सिस्टम को चेंज करेंगे। सही। तो उस पर मैंने 2 दिन वो हमारे मुख्तलिफ जो हमारे सिस्टम थे, आर्मी पब्लिक स्कूल्स, फ़िज़ाइया कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल्स, बीकन हाउस, सिटी, हर लेवल से हमने इन्वाइट किया हुआ। तो तकरीबन मोर देन 200 के करीब प्रिंसिपल्स जो है ना वो 2 दिन बैठ के हमने कुछ रिकमेंडेशंस ली कि ये फील्ड कमांडर्स की रिपोर्ट्स है जी, इसके मुताबिक अगर आप एजुकेशन को चेंज करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। और वो उसकी रिकमेंडेशन मैं खुद, शफकत महमूद साहब उस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर थे, 2-3 प्रिंसिपल्स मेरे साथ थे, हमने जाके उन्हें ऑफिस में जाके ब्रीफ किया कि आप अगर सिस्टम को ऐसे करेंगे तो आपके पास चेंज आएगी। वो कहते हैं इतनी बड़ी चेंज करेंगे तो हमें कैसे पब्लिक एक्सेप्ट करेगी। तो मैंने कहा जितनी कर सकते हैं आप कर लें। बहुत सारी चीज़ें उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने की, जिसमें सिंगल नेशनल करिकुलम एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट थी हमारी। एक उसके साथ मैंने कहा था कि आप टेक्स्ट बुक बोर्ड जो हैं, जिस तरह पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है, KPK टेक्स्ट बुक बोर्ड है, मैंने कहा इन सबको मर्ज करके एक पाकिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड बनाएं और सिर्फ उनकी जो लोकल लैंग्वेज है, जिस तरह सिंधी है, पंजाबी है, वो एक हर सूबा अपनी बुक लगा ले, बाकी सबका एक होना चाहिए। बाकी बिल्कुल। अब उस वक्त इस पे जो काम हो रहा था, उस मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे रफ़ीक ताज साहब, तो वो उस वक्त एडिशनल सेक्रेटरी थे गालबन, मुझे उन्होंने ब्रीफ किया कि हमने इस पर बड़ा ढेर सारा काम कर लिया है। तो मैंने कहा सर एक रिक्वेस्ट मेरी होगी कि सिंगल बुक भी रखिएगा, सिंगल करिकुलम ना हो, सिंगल बुक भी रखिएगा, उसके बाद रेफरेंस बुक्स बेशक जितने मर्जी पब्लिशर कर। शुरू में ये आइडिया आया, लेकिन बाद में जब पब्लिशर ने अप्रोच की कि जी हम किधर जाएंगे, फिर हम कहाँ से खाएंगे, तो एक भारी फीस रख के फिर पब्लिशर को लाइसेंस इशू किए गए। और अब मार्केट में अगेन वही पब्लिशर रूल कर रहे हैं और उनके ऊपर स्टैंप लगी हुई है कि जी ये सिंगल नेशनल करिकुलम की बुक है। सही। इसी तरह से ये निज़ाम की बेहतरी। और जब सिस्टम चेंज के हवाले से बात करें ना, तो सिस्टम चेंज करते हुए बड़ा टाइम लगता है और इस टाइम के लिए ये होता है कि छोटे छोटे से इनिशिएटिव लिए जाते हैं। आई होप सो कि हम भी छोटे छोटे से इनिशिएटिव लें जदीद एजुकेशन के तकाज़े पूरे करने के लिए। हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है ये भी कम्पीट कर पाए, उसके लिए पॉलिसीज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, मुनज़्ज़म होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अख्तर रसूल साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया जहांगीर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। एजुकेशन के हवाले से हम बात कर रहे थे, टीचर की अज़मत बहुत ज़्यादा है, तो कभी भी जब भी आप किसी एक अच्छी स्टेज पे पहुंच जाएं ज़िंदगी के, तो अपने टीचर का शुक्रिया अदा करना कभी मत भूलिएगा। यहाँ पर वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में बात करते हैं अब कुछ सब्जियों के हवाले से।
सब्जियां इंसान की ज़िंदगी का बड़ा ज़रूरी हिस्सा होती हैं। रोज़ाना क्या बनाया जाए, ये खातून खाना का सवाल भी होता है। तो ऐसे में डेली बजट बनता है और इस बजट को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और अगर बजट को फॉलो ना किया जाए तो हमारे पूरे वीक का बजट मुतासर होता है। तो ऐसे में आज के भाव हम तरतीब देते हैं ताकि आप लोग जान सकें कि आज सब्जियां किस भाव बिक रही हैं, चिकन की कीमत क्या है, क्या चिकन की कीमत कम हुई है या नहीं, ताकि जब आप मार्केट में जाएँ तो आपका बजट जो है वो तमाम चीज़ों से मैनेज हो रहा हो या एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहा हो। तो आज के भाव में देखते हैं कि सब्जियों की क्या प्राइस चल रही है। मोहम्मद अली नारू हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद अली नारू, बताइएगा कि आज मार्केट में क्या सिचुएशन है सब्जियों और चिकन की? बिल्कुल, फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज़ मंगल की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 3 रुपये महंगा होता है, 436 रुपये से बढ़कर 439 रुपये, जबकि मार्केट में 500 रुपये के लगभग बेचा जा रहा है। इसके साथ साथ अंडा फार्मी 1 रुपये महंगा हुआ है, 316 से 317 रुपये फ़ी दर्जन हो गया। अगर सब्जियों की कीमतों का जायज़ा लिया जाए तो आलू कच्चा छिलका अपनी साबका कीमत पर कायम रहता हुआ 80 रुपये मार्केट में भी 80 रुपये में दस्तियाब है। प्याज की कीमत बगैर तो बदल के 80 रुपये मार्केट में, 150 रुपये टमाटर की कीमत बगैर इजाफे के 155 मार्केट में, 300 अदरक चाइना साबका कीमत पर कायम रहता हुआ 460 मार्केट में, 450 लहसन हरनाई 260 मार्केट में, 350 सब्ज़ मिर्च की कीमत बगैर तो बदल के 85 मार्केट में, 150 और फूल गोभी 10 रुपये सस्ती होती 120 से कम होकर 110 रुपये मार्केट में, 150 से 180 बंद गोभी की कीमत 5 रुपये महंगी हुई है, 125 से कम होकर 5 रुपये सस्ती हुई है, 125 से कम होती है 120 रुपये मार्केट में, 130 रुपये। घिया कद्दू 10 रुपये इजाफे के बाद 160 से 170 मार्केट में, 150 बैंगन की कीमत बगैर तो बदल के 80 रुपये मार्केट में, 120 रुपये। खीरे की कीमत 65 रुपये मुकर्रर की गई है और मार्केट में 100 रुपये में बेचा जा रहा है। मटर की कीमत बगैर तो बदल के 390 रुपये मार्केट में, 500 रुपये। पालक 55 मार्केट में 60, शिमला मिर्च 230 मार्केट में 300 और भिंडी तोरी की कीमत 145 रुपये मार्केट में 200 रुपये। अरवी की कीमत 85 रुपये मार्केट में 100 रुपये। फलों की अगर कीमतों का जायज़ा लिया जाए तो सेब गाचा अपनी साबका कीमत पर कायम रहता हुआ 260 मार्केट में 280 रुपये। केला की कीमत बगैर तो बदल के 110 मार्केट में भी। मार्केट की बात कर ली जाए तो 100 रुपये में बेचा जा रहा है दर्जन। जापानी फल 150 मार्केट में 170। अनार देसी कीमत बगैर इजाफे के 330 मार्केट में 400। चकोतरा की कीमत बगैर तो बदल के 140 मार्केट में 150 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। मजमूई तौर पर कीमतों का जायज़ा लिया जाए तो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त आज महंगा हुआ है, फलों की साबका कीमतें मुस्तकम रही हैं, सब्जियों की कीमतों में मामूली रद्द-बदल देखा गया है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली नारू तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं खाने पीने के हवाले से। खाना पीना इंसान की ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। बहुत सारे लोग बहुत फूडी हैं, और चाहे अगर रेस्टोरेंट के खाने के हवाले से बात हो, फूड स्ट्रीट में बिकती हुई चाट के हवाले से बात हो, अक्सर आपने सोचा होगा कि क्या जो खाना आप खा रहे हैं वो मेयार के मुताबिक है, क्या वो महफूज है। ये तमाम तर ज़िम्मेदारी हमारे साथ साथ फूड अथॉरिटी की भी होती है। फैसलाबाद में फूड अथॉरिटी किस तरह से मेक श्योर कर रही है कि जो खाना लोगों तक पहुंच रहा है, जो दूध दही लोग सुबह शाम ख़रीद रहे हैं, वो महफूज है या नहीं है, क्या चैलेंजेस हैं, इस पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है इम्तियाज़ हुसैन साहब ने, डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं फूड अथॉरिटी फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं इम्तियाज़ साहब आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के रिपोर्टर इमरान असलम ने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं इमरान? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया इमरान असलम, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले इम्तियाज़ हुसैन साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। फ़ूड की सेफ्टी या फ़ूड की इंस्पेक्शन के लिए बड़ा चैलेंजिंग काम है, और ख़ास तौर पे अगर फैसलाबाद के हवाले से बात करें, फैसलाबाद एक बड़ा शहर है, तो इसे मैनेज करने के लिए फ़ूड इंस्पेक्शन के लिए क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? फैसलाबाद पंजाब का एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे मोर देन 57,000 बिज़नेस रजिस्टर्ड हैं। चैलेंज तो नो डाउट सबसे ज़्यादा हैं। यहाँ पे अडल्ट्रेशन जो है ना वो होती है फैसलाबाद में अनफॉर्चुनेटली, जिस पे हम एक्शन भी कर रहे हैं। अब अडल्ट्रेशन वाला जो माफिया है वो अपनी जगह बदलता रहता है। एक जगह पर हम उनके पीछे जाते हैं, जैसे आजकल दूध पे बहुत एक्शन हो रहा है, तो वहाँ पकड़ा है, उनकी सामान कॉन्फिस्केट कर लिया है, उन पे FIR हो गई है कि उनका बंदा पकड़ा गया है, वो कुछ और लोग कहीं और चले जाते हैं। फिर उसका हल ये हमारी विजिलेंस टीमें 24/7 लगी रहती हैं, ढूंढती रहती हैं कि अब ये कहाँ पे गए हैं। तो एक आंख मचोली चलती रहती है मिलावट माफिया की और पंजाब फूड अथॉरिटी की 24/7, और जिसमें अल्टीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब फूड अथॉरिटी जो है ना सक्सेसफुल होती है, क्योंकि सच्ची सक्सेसफुल होना होता है। तो ये हम एक्शन तो कामयाब कर लेते हैं, लेकिन एक चैलेंज है। अब फैसलाबाद में पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा FIR हुई हैं अडल्ट्रेशन पे, सबसे ज़्यादा। इट मीन्स दो चीज़ें हैं कि फैसलाबाद में अडल्ट्रेशन भी बहुत थी और फैसलाबाद पे एक्शन भी बहुत सख्त हुआ है, क्योंकि मिलावट पे ज़ीरो टॉलरेंस है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, मैडम CM की और DG साहब की तरफ से डायरेक्शन है कि मिलावट पे ज़ीरो टॉलरेंस है। तो इस पे ये चैलेंज है एक बहुत बड़ा। बाकी लिमिटेशन मैडम होती हैं
अब जो है ना स्टाफ की कमी होगी, इक्विपमेंट की कमी होगी, लेकिन अब इसी स्टाफ में, इसी इक्विपमेंट में, इन्हीं डीजी की निगरानी हमने इंस्पेक्शन भी बढ़ा ली, हमने काम भी बढ़ा लिया है, हमने उसको अपनी रुकावट नहीं बनने दिया। तो वो चैलेंज अपनी जगह पे हैं, लेकिन वो चैलेंज फिर सरकार में होते हैं, हमारी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, बंदों की कमी रहती है, स्टाफ की शार्टेज और इक्विपमेंट की शार्टेज, गाड़ियों की शार्टेज, लेकिन हमने अपने काम को सफ़र नहीं होने दिया। इन्हीं को हमने इफेक्टिव यूटिलाइज़ करके इसी इक्विपमेंट को, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने अपनी जो है ना इंस्पेक्शन भी अचीव की हैं पहले से बहुत ज़्यादा, और हमने एक्शन भी बहुत ज़्यादा किया। बिल्कुल इसी तरह से है, जहाँ पर शहरियों की ज़रूरियात के हवाले से बात हो, शहरियों की सेहत के हवाले से बात हो, वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ होना भी नहीं चाहिए। और शहरियों के हवाले से अगर बात करें तो अक्सर अगर फूड स्ट्रीट में हम चले जाएँ या किसी रेस्टोरेंट में चले जाएँ, खाना खा रहे होते हैं तो जहन में ये भी सवाल आता है कि ये खाना महफूज है, और ऐसे में ज़िम्मेदारी जो है फूड अथॉरिटी की होती है। तो ऐसे में शहरियों के बड़े सवालात होंगे, आपके सवालात हम इस प्रोग्राम में एड्रेस करेंगे। डायरेक्टर ऑपरेशन भी हमारे साथ मौजूद हैं। फूड अथॉरिटी के हवाले से आप लोगों का कोई भी मसला है, कहीं पर चैलेंज है, कहीं पर कॉपरेशन नहीं दरकार, तो आप सिटी एट 10 में कॉल करके अपने तमाम तर मसाइल का हल भी जान सकते हैं। इमरान असलम, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम मजमूई तौर पे बात करें लोगों के हवाले से या फैसलाबाद के इलाकों के हवाले से, आप कहाँ पर देखते हैं कि कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा है या क्या सिचुएशन बेहतर हो सकती है? इस पर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानूँगी, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहा है? हेलो जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। कौन बात कर रहा है? इशफाक बात कर रहा हूँ डिस्कोर्ट से। ठीक है इशफाक साहब, फूड अथॉरिटी के हवाले से कोई सजेशन, कोई सवाल करना चाहें आप? मैडम, फूड अथॉरिटी वालों से मेरा ये सवाल है कि जो डिस्कोर्ट में तो काफ़ी दूध में मिलावट हो रही है और मुर्दार गोश्त बेचा जा रहा है, बासी गोश्त बेचा जा रहा है, तो ये फैसलाबाद सिटी में ये अपना कार्रवाइयाँ करते हैं, तो जो साथ साथ इलाके हैं उसमें भी ये कार्रवाइयाँ करें। और दूसरा ये कि ये छोटे मोटे जो पॉइंट होते हैं दूध के, मसलन छोटे मोटे दुकानों पे स्टॉल लगा लिया जाता है, वहाँ केमिकल मिलावट वाला दूध सरेआम बेचा जा रहा है, तो उन पॉइंट को भी ये पकड़ें, उनको भी जाके ये जुर्माने करें, उन पॉइंट का भी रुख करें, क्योंकि वो मौजूद सेहत है ये दूध जो जाता है, तो उनको भी चाहिए कि इन छोटे मोटे जो पॉइंट हैं उनको भी पकड़ा जाए, कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल सही इशफाक साहब, बहुत शुक्रिया आपने सिटी एट 10 में कॉल की। यहाँ पर मैं इम्तियाज़ साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि फैसलाबाद में तो बड़ा स्ट्रिक्टली चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है, इसी तरह से फैसलाबाद के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं जिसमें डिस्कोर्ट हो गया, समुंदरी हो गया, वहाँ पर इंस्पेक्शन की क्या सिचुएशन है? और दूसरा जो पॉइंट था इशफाक साहब का वो ये था कि जैसे छोटी गली मोहल्ले की दुकानें होती हैं वहाँ पर इंस्पेक्शन थोड़ी सी वीक दिखाई देती है। ये इशफाक साहब का एक अहम सवाल है। फैसलाबाद के जितने भी टाउन्स हैं, चाहे वो तहसील्स हैं और चाहे हमारे यहाँ से जो ना सिटी के टाउन हैं, हर टाउन में हमारी टीम है और हर टाउन में एक्शन भी हो रहा है। प्रॉब्लम्स हैं मीट में और मिल्क में, और इसीलिए मीट और मिल्क में इस लेवल का एक्शन पंजाब की, पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं किया गया, और इसकी हीट भी फील हो रही है। जो मिलावट माफिया जो गोश्त मुर्दार बेच रहे हैं और जो दूध में मिलावट कर रहे हैं, वो लोग रातों को छुप रहे होते हैं किसी खेतों में, अब उनको जगह नहीं मिल रही, इतना पंजाब फूड अथॉरिटी उनको चेज़ कर रही है। और एक दिन के अंदर फैसलाबाद एक रूट है जिससे दूध गुजर के जाता है पिंडी में, लाहौर में, ये ट्रांजिट रूट है, तो एक दिन के अंदर हमने 1-1 लाख लीटर दूध ज़ाया किया एक दिन के अंदर। फार्मर्स की न्यूज़ पे कि ये गाड़ी आ रही है मुख्तलिफ नाके लगा के, और ये रात को ऐसे टाइम पे गाड़ियाँ निकाल रहे होते हैं, और उनके साथ एक और गाड़ी होती है जो उनको स्क्वाड कर दी, बताती जाती है कि कोई फूड वाला नहीं है, आप आ जाएं, इधर से आ जाएं। इतना चैलेंज होता है, बट ये आसान नहीं है। इतनी आबादी का शहर है पंजाब, एक बड़ा सूबा है, फैसलाबाद एक बड़ा जो है ना वो आबादी वाला शहर है जिसकी पॉपुलेशन है, चैलेंज ज़रूर है। इसलिए जो ये काम हो सकता है जो है ना पूरी सोसाइटी के तामन से, मीडिया के तामन से। अब जैसे ये बता रहे हैं इलीगल स्लॉटरिंग होती है, उस पर लाइव स्टॉक ने, मैडम सीएम ने सख्त एक्शन लिया है, और लाइव स्टॉक के साथ हम मिल के हम एक्शन किए, अनप्रेसिडेंटेड एक्शन हुए पंजाब के अंदर और फैसलाबाद में भी हुए हैं। हमने मोहल्लों के अंदर, मतलब एक मोहल्ला है जहाँ पे लोगों की रिहाइश है, लोग रह रहे हैं, उन्होंने बीच में अपना स्लॉटर हाउस बनाया हुआ, प्राइवेट स्लॉटर हाउस। अब वो स्लॉटर हाउस अपने वहाँ से उस स्लॉटर हाउस पे FIR कराई, उस स्लॉटर हाउस को बंद करवाया है, वहाँ पे जानवर भी पकड़े हैं। लेकिन अगर ये सिटीजन की जो है अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो समझते हैं कि उनके साथ वाले घर में कोई ऐसा गंदा काम हो रहा है, तो वो ज़रूर 1 2 2 3 पे कॉल करें, और हम जो है ना वो उस पर मस्ट एक्शन करेंगे और उसको जाके पकड़ेंगे। हम वैसे भी पकड़ रहे हैं, लेकिन अगर आपकी तरफ से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि गुंजानबाद इलाके हैं, ये गली मोहल्लों में छुपे हुए लोग हैं, तो हमारे लिए एक्शन करना ज़रा और आसान हो जाएगा।
बिल्कुल इसी तरह से आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि डिपार्टमेंट्स तो अपना काम करते हैं, लेकिन जब डिपार्टमेंट के साथ शहरी ताउन करना शुरू कर दें तो बहुत सारे मसले जो हैं वो फर्स्ट एंड पे हल होते हुए दिखाई देंगे। इमरान असलम, आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ, अगर फैसलाबाद के हवाले से बात करें, कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आप फूड सिक्योरिटी के हवाले से या फूड सेफ्टी के हवाले से मिसाल देख रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। फैसलाबाद में मिलावट माफिया से दुश्मन अनासर इस हद तक स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, इनका जो माफिया इस हद तक है कि फूड अथॉरिटी जो टीमें हैं, मैं समझता हूँ कि इनका जो अपने वसाइल को बरवेकार लाते हुए कार्रवाइयाँ ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जो माफिया है वो स्ट्रॉन्ग है। वो हर रोज़ नई शेप के साथ अपना जो है वो बिज़नेस को डेवलप करता है। वट एवर आप देख सकते हैं कि फूड अथॉरिटी बड़े बड़े माल्स में रेड करती है, वहाँ पर भी एक्सपायरी चीज़ें पाई जाती हैं। तो इस माफिया का जो रूप है वो आप समझते हैं कि टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए ये अपने आप को जदीद टेक्नोलॉजी पर ला रहे हैं। ऐसे में फूड अथॉरिटी को भी मज़ीद एक्टिव होने की ज़रूरत है कि किस हद तक जो ब्रांड कॉन्शियस को एक लोगो लेके खुद को जनाब ये कर रहे हैं कार्रवाइयाँ, क्या उन तक पहुँचना, नो डाउट आप खुफिया रेड करते हैं, क्या जुर्माने ही वाहिद हल है? कि ऐसा मैकेनिज़्म मौजूद हो सकता है कि आप लोग उनको फूड लाइसेंस के दायरे कार में लेके आएँ? जैसा कि फूड अथॉरिटी में फैसला बड़ा मसला था फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का, वो महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से बनाया और आप पता है कि डी साहब आए, उनका बाकायदा सी नेगोशिएशन हुई, क्योंकि मसला ये था कि जितने भी सैंपल्स थे दूध के थे या वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के थे वो नमूने लाहौर भिजवाए जाते थे। अभी बड़ा मसला हल हो चुका है कि फैसलाबाद में फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का मनसूबा ज़ेर इल्तवा था, वो बन चुका है। अब तमाम तर जितने भी सैंपल्स हैं, टेस्टिंग है, वो अमूर यहाँ पे सर अंजाम दिए जाते हैं। 9 डोडे के बड़ा एक वक्ती किल्लत जो है बचाया हुआ है। अभी फैसलाबाद की जितनी भी तहसीलें हैं और फैसलाबाद के टाउन्स हैं, फैसलाबाद के आप देख लें कि गुंजानाबाद रहायशी इलाके, जितने भी पोश इलाके हैं, वहाँ पर मिलावट माफिया हर रोज़ चीज़ें बेच रहा है। एक तो वो रेड है जो वेटनरी स्पेशलिस्ट के साथ ये करते हैं कि मुर्दा गोश्त पकड़ लिया गया और मौका पर जो है उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवा दिए गए और से दुश्मन जो अनासर हैं उनको FIR बाद में जनाब सीन ये है कि क्या लॉन्ग टर्म पॉलिसी ऐसी अपनाई जाए कि इंस्टेड ऑफ के एक आप जैसा कि सर्दियों का सीज़न आने वाला है, अभी फ़िश का बड़ा एक होगा कि लोगों का हर लोग जो है फ़िश पॉइंट पर आएंगे, वहाँ पर जो एक्सपायर्ड यूज्ड ऑयल है वहाँ पर मछली को दोबारा से आपको पता है कि पकाने का सिलसिला जारी रहता है, वही मछली शहरी को सर्व की जाती है। तो हमने तो बारहा रेट्स की कि जुर्माना एक दफ़ा काफ़ी नहीं होता कि आप 2 लाख जुर्माना कर दें, 5 लाख जुर्माना कर दें, फिर वो एक अपने आप को एक क्लियर करवा लेता है। तो कम से कम ऐसा मैकेनिज्म मौजूद होना चाहिए। इसी तरह से ये जो बेकरीज हैं जहाँ पर केक बनाए जाते हैं, जहाँ पर रेस्टोरेंट्स के हवाले से बात करें, फ़ास्ट फूड का बड़ा ट्रेंड है फैसलाबाद में कि रात को सब लोग कहते हैं कि घर में क्या खाना बनाना है, बाहर खाना खाने चलते हैं। तो ऐसे में मेक श्योर करने के लिए रेस्टोरेंट्स की इंस्पेक्शन कैसे की जाती है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में बात हो रही है फूड इंस्पेक्शन के हवाले से, और फूड इंस्पेक्शन के लिए फैसलाबाद एक बड़ा शहर है और इस बड़े शहर को मैनेज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करनी पड़ती हैं। स्किल्स तो हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो तो सारे बरकरार लाई जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं कोताही हो जाती है। जैसे फिर ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि सिटीज़न रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ऐसे में मैं यहाँ पर इम्तियाज़ हुसैन साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम फूड अथॉरिटी के हवाले से बात करें तो बहुत अच्छा भी काम हो रहा है और कहीं पर जाहिर सी बात है बड़ा शहर है, मैनेज करने के लिए शहरियों का ताउन भी ज़रूरी होता है। तो एक चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि उस पर काफ़ी स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए, वो है बेकरी का चेक एंड बैलेंस। बहुत सारी वीडियोस हमने सोशल मीडिया पे देखी हैं कि बड़ी बड़ी बेकरीज़ के नाम हमने देखे हैं, लेकिन वहाँ पर अगर हम देखें कभी चूहे हमें नज़र आ रहे होते हैं। तो ऐसे में फूड बेकरीज़ फैसलाबाद की इनकी इंस्पेक्शंस को किस तरह से मेक श्योर किया जाता है? जी, बेकरी आइटम्स कंज्यूम होती हैं और ये हेल्थ के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होगा तो हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। हाइपरटेंशन बेसिकली बेकरी आइटम्स से ही इंक्रीज़ हो रहा है। पंजाब फूड अथॉरिटी फैसलाबाद ने इस पर बहुत सख्त एक्शन किया है, क्योंकि बेकरी आइटम्स बच्चे भी खाते हैं, ब्रेड बच्चे खा रहे हैं, बिस्किट बच्चे खा रहे हैं, पापड़ बच्चे खा रहे हैं, कन्फेक्शनरी आ गई, बेकरी कन्फेक्शनरी को आप मिला लें। इस पे इवन हमने अवेयरनेस वीडियोस बनाई हैं, स्टेट ऑफ द अवेयरनेस वीडियोस बनाई है बेकरी और पापड़ इसी तरह से बेकरी पे चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस पे मैं आपका फर्दर भी पॉइंट ऑफ व्यू जानूंगी। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है? मैं रमज़ान बात कर रहा हूँ। जी रमज़ान साहब, फूड अथॉरिटी के ऑपरेशन डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। कोई सवाल या कोई मसला या कोई सजेशन आप डिस्कस करना चाहें?
मेरा मसला ये है कि हमारा इधर डिकोट का एरिया है, उधर ना चिकन शवारमे की जो शॉप्स हैं, छोटी स्टॉल जो लगे हैं, सही, उधर चिकन की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। ठीक है, सही, चिकन क्वालिटी अच्छी नहीं होती। जी जी रमज़ान साहब बोलिए। और दूसरा जो है ना, ये कोल्ड ड्रिंक्स, ये हर जगह 2 नंबर आ रही हैं। ठीक है, सही, बहुत शुक्रिया रमज़ान साहब फॉर ज्वाइनिंग अस इन प्रोग्राम थ्रू योर कॉल। यहाँ पर सर वाकई ये बात तो मैं एग्री करूँगी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में हमने देखा है कि बहुत लोग कॉपीज़ कर रहे हैं, और वैसे भी सॉफ्ट ड्रिंक सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। और दूसरा ये कि चिकन शवारमा बड़ा आसान है, और ये इसका आई थिंक स्टॉल लगाना इतना मुश्किल भी नहीं होता। तो ये किस तरह से चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, या किस तरह से यकीनी बनाया जाता है कि जो चिकन शवारमा हम खा रहे हैं वो महफूज है? इसको यकीनी पंजाब फूड अथॉरिटी एज अ रेगुलेटर तो बनाने की कोशिश कर रही है और बना भी रही है। अब जो चिकन शवारमे वाला FBO है उसकी ट्रेनिंग हम उसको क्या चेक करेंगे कि उसने ट्रेनिंग हासिल की हुई है, लाइसेंस हासिल किया हुआ है। हम जाके जब इंस्पेक्शन करते हैं, अभी ये शवारमे का जब इशू आया तो अभी हमने इंस्पेक्शन कैंपेन चलाई शवारमे के बारे में। हमने पंजाब फूड अथॉरिटी ने फैसलाबाद के सारे ऑलमोस्ट शवारमे पॉइंट क्लियर किए हैं, एक दफ़ा गो थ्रू किए हैं, उनको चेक किया, कंटिन्यू को चेक किया। अब शवारमे में जब चिकन यूज़ किया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट उनका सवाल है और वो सही बात कर रहे हैं। हमने चिकन पे डेड चिकन पे हमने बहुत सारी FIR करवाई हैं। अभी लास्ट वीक में हमने जो है ना यहाँ से मोटरवे पे डेड चिकन चढ़ता हुआ पकड़ा है और उस पर बहुत ज़्यादा चिकन ज़ाया किया है, मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ है। ये वही चिकन है जो पंजाब फूड अथॉरिटी पकड़ के ज़ाया कर रही है। लेकिन जब उसका स्केल बहुत बड़ा है, लोग छुपे हुए कहीं काम भी कर रहे हैं, तो कोई ना कोई अब किसी ने चिकन वो ले लिया है और उसने उसके इतने पीसेज कर लिए और उसके अंदर शवारमे में डाल दिया है, तो मे बी वो किसी न किसी नज़र से गुजर जाए। उसका फिर हल ये है कि जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, वो ये देखे कि उसने कहाँ से शवारमा खाना है। हर जगह हर प्लेस से आप नहीं खा सकते। कुछ हमारी अपनी जिम्मेदारी भी है कि हम देखें कि ये शवारमे वाला है, इसकी हाइजीन कंडीशन क्या है, इसका शवारमा चलता कितना है, इसके इंग्रेडिएंट्स कितने हैं। मतलब उसके पास कोई कस्टमर आ रहा है, मतलब जल्दी जल्दी फास्ट इन फास्ट आउट होती जाएगी, उसके पास स्टॉक में कोई चीज़ पाइल अप नहीं होगी, फ्रेश मटेरियल रहेगा। कोई उसकी कोई SOP को पंजाब फूड अथॉरिटी से उसका रिकॉर्ड चेक करवा लें कि ये शवारमे वाला कैसा है। तो और इतना ज़्यादा आपने शवारमा घर पे ही बनाया जा सकता है अगर बहुत शौक है या अच्छी जगह से खाना खाएं। बट एक्शंस चिकन पे, मीट पे इस वक्त अनप्रेसिडेंटेड एक्शन लिया जा रहा है। पंजाब फूड अथॉरिटी और पंजाब प्रोविंस की हिस्ट्री में इतना एक्शन नहीं किया गया, और उसकी हीट आप मीडिया में है, आप ये लोग सारे हैं, उसकी हीट महसूस भी की जा रही है कि अडल्ट्रेशन का जो माफिया, मिलावट माफिया है, जो 2 नंबर लोग थे वो उससे तंग हैं और वो भाग रहे हैं। सही, मेरा यहाँ पर सवाल ये है, जैसे ये शवारमा के पॉइंट्स हैं, ये बना दिए जाते हैं, तो इन्हें रेगुलेट करने के लिए क्या कोई निज़ाम मौजूद है? इस पर मैं आपका जवाब जानूंगी। लेकिन हमें यहाँ पर एक कॉलर ने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। जी, मैं ये बात कर रही थी कि जैसे ये शवारमा के हवाले से ऐसे छोटे छोटे से फूड पॉइंट किसी भी स्ट्रीट में कोई भी शवारमा लगा के बैठ जाता है, तो इसके रेगुलेटरी के लिए कोई निज़ाम मौजूद है, लाइसेंस के लिए? क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे लगता है हाइजीन का कंप्रोमाइज़ यहीं पर होता है। जो छोटे हट्स हैं वो बहुत सारे हमारे साथ रजिस्टर्ड भी हैं, लेकिन कुछ लोग नॉन रजिस्टर्ड भी होते हैं। जो अब हम गए हैं तो एक जगह हमें मिल गए, हमने उनका लाइसेंस अप्लाई कर दिया है, नेक्स्ट वो गायब हो गए। वो इस काबिल ही नहीं है कि वो बिज़नेस सही तरीके से कर सकें। उनकी जो है ना वो फाइनेंशियल कंडीशन इस काबिल नहीं है, उनकी मेंटल कंडीशन इस काबिल नहीं है, वो इस तरह से कॉम्पिटेंट ही नहीं है कि ये काम कर सकें। तो आप वहाँ से लें जिनका कोई पॉइंट फिक्स हो, जो सही करते हो। अब शवारमे की बात की, मैंने मदीना शरीफ में शवारमा खाया है और वो इतना अच्छा शवारमा था। मैं शवारमा बाहर से नहीं खाता, लेकिन मैंने वहाँ से नंबर ऑफ़ टाइम्स कुछ 4, 5, 10 दफ़ा मदीना शरीफ से शवारमा खाया है। रीज़न क्या, उसके इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे थे, उसने हाथ पे हाइजीन की पूरी कंडीशन मेंटेन की हुई थी, उस जिधर वो बना रहा था उधर कोई बंदा नहीं जा सकता था, पूरी सारी SOP मेंटेन थी हर लिहाज से। यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों से हम SOP मेंटेन करवाते हैं, लेकिन जो हॉकर है, जो बाहर शवारमा लगा के बैठ गया है, जो उसने कल कहीं और चले जाना है, उसको आज तो हमने वो हमें मिलेगा भी मुश्किल से, वो गायब हो जाता है वहाँ से। एक दिन उसको पकड़ा और फिर वो रोते भी हैं कि हम गरीब हैं, फिर हम पे प्रेशर भी आता है कि गरीबों पे एक्शन कर रहे हैं। लेकिन ये भी देखें ना कि ऐसी गुर्बत से जो लोग काम कर रहे हैं उससे लोगों की सेहत पे इम्पैक्ट आ रहा है और लोगों की एवरेज एज कम हो रही है और जो एज है वो भी हेल्दी नहीं है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी जो है ना वो सेक्रीफाइस हो रही है और लोग भी कुछ जो है ना वो अनहाइजीन हो गए। अनहाइजीनिक कंडीशन, पर्सनल और प्रेमिसेस हाइजीन के बारे में हम लोग इतने कंसर्न नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली। अब हाथ धोने पे कितने पैसे लगते हैं, कैप पहनने पे कितने पैसे लगते हैं,
मास्क लगाने पे कितने पैसे लगते हैं। अब मैंने ये अपने साथ मास्क यहाँ भी रखा हुआ है, मैं लोगों को बताऊँगा। ये मास्क जो है ना, मैंने बाहर जापान से इर्द गिर्द लोगों से देखा था कि वो लोग मास्क लगाते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो मास्क लगाते हैं। हमारे यहाँ अगर पोल्यूशन है तो आप मास्क यूज़ कर लें, एहतियात कर लें। और जो ये FBO काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, उनको तो हमने पहले ही जो है ना ये ट्रेनिंग दी हुई है कि आपने कैप पहननी है और आपने मास्क लगाना है और आपने ग्लव्स पहनने हैं, उसके साथ काम करें। अब हमारे ऊपर कितने बैक्टीरिया है, जब कोविड आया था तो हर बंदे ने हाथ धोने शुरू कर दिए, इसलिए कि हमें नज़र नहीं आ रहा है कि हमारे हाथों पे क्या लगा हुआ है, हम एक दूसरे को बीमारियां लगा रहे हैं। अगर हम वो एहतियातें करेंगे, पंजाब फूड अथॉरिटी ट्रेनिंग भी कराती है, रेगुलेट भी करती है, एजुकेशन और एनफोर्समेंट साथ साथ कर रही है पंजाब फूड अथॉरिटी। उसके बाद भी बीच में देयर इज़ ऑलवेज नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट, और हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिटीज़न का भी बहुत ज़्यादा रोल है। बिल्कुल बेहतरी की गुंजाइश तो रहती है, और इसमें बिल्कुल बात है कि हम हमेशा से अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम एक सूट ख़रीदना हो तो इतनी जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन जब खाने का मामला आता है तो हम कहीं से भी कुछ भी खा लेते हैं। आई एग्री कि फैसलाबाद की जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा फूडी है और खाना पीने का शौक़ रखना चाहिए, लेकिन रेस्टोरेंट्स में जाएँ या कहीं पर आप शवारमा हो, चाट खाने जाएँ तो ये मेक श्योर करें कि वो क्रेडिबिलिटी पर पूरा उतर रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो क्रेडिबिलिटी पर पूरा नहीं उतर रहा तो बीइंग अ सिटीज़न आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस इशू को हाईलाइट किया जाए, फूड अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया जाए। यहाँ पर इमरान असलम हमारे साथ, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हम फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद की आवाम क्या इतना शाऊर रखती है कि अगर अपनी सराउंडिंग में बात करूँ तो मुझे मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट में बहुत सारे ऐसे लोग देखने में मिलते हैं जो कहते हैं कि टेस्ट अच्छा होना चाहिए, वट एवर दी फूड पॉइंट इज़। बिल्कुल ऐसा ही है। वो टेस्ट की बात जैसा कि इम्तियाज़ साहब भी कर रहे थे कि लोग इस तरफ हो चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि फूड अथॉरिटी एक बाकायदा से अदारा बनाया गया है। फूड अथॉरिटी एक्ट में डी साहब ने भी ये कहा था हम तरमीम लाने जा रहे हैं जिसमें जो बंदा पकड़ा जाएगा उसकी ज़मानत नहीं होगी। आप देखें ना, इस्लामाबाद में रिपोर्ट हुई कि यहाँ से गधे सप्लाई किए जा रहे हैं, तांदने वाला में गधों की मंडी लगती है, वहाँ पे इंस्पेक्शन शुरू कर दी वेटनरी जो लाइव स्टॉक डॉक्टर्स ने। अभी फूड अथॉरिटी ने तमाम पॉइंट्स की चेक कर दी। ज़रूरत इस नंबर की है कि कोई हादसा होने से कबल हम अपने प्रिवेंशन मैयर्स इस हद तक स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं कर पाते कि जनाब यहाँ पे गधे का गोश्त सप्लाई किया जा रहा था या दीगर जानवरों का गोश्त सप्लाई किया जा रहा था, या अनहेल्दी था। तो सबसे पहली बात कि हमने जो इब्तदाई तौर पर फूड अथॉरिटी को फैसलाबाद के तमाम फूड्स पॉइंट पर, फैसलाबाद में हेपेटाइटिस क्यों फैल रहा है, कितने फूड अथॉरिटी, सबसे पहले फूड लाइसेंस को इशू किया जाए जिनके मेडिकल सर्टिफिकेट्स क्लियर हैं। आप देखिए लोगों को हेपेटाइटिस होता है, आप तंदूर चले जाएं, रेस्टोरेंट में चले जाएं, वही आपको किचन एरिया में लोग स्टाफ पाए जाते हैं, कितनों ने अपना सर ढांपा होता है, कितनों ने मास्क लगाया होता है। देखिए जुर्माना वाद हल नहीं है, हमारे पास रोज़ाना साहिल आते हैं कि हमारे जुर्माना कर दिया है ये जनाब 20,000 या 25,000 जितना भी है, उसके बाद वो फिर उसको इजाज़त मिल जाती है। तो कम से कम ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए कि आप रेगुलर इस हद तक करें कि जब भी आप इंस्पेक्शन पर जाएं आपके वो फूड अथॉरिटी की जो SOPs हैं वो फॉलो हो रहे हैं। फैसलाबाद में जो बड़ा अलमिया यही है, आप देखें ना कि आए रोज़ फैसलाबाद पूरी डिवीज़न की बात कर लें, आए रोज़ फास्ट फूड का देख लें किस हद तक रुझान है शहरियों का, तो वहाँ पर हिफ्ज़ान सेहत असूलों की खुल्लम खुल्ली खिलाफ वर्जी हो रही है। फूड अथॉरिटी अपना जो स्टाफ है उसके मुताबिक तो काम कर रही है, लेकिन ये माफिया इतना हद तक स्ट्रॉन्ग है कि हर गली मोहल्ले में जा चुका है। आप देख लें कि जो दूध है, दूध तो ज़रूरत है, अब चाहे उसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं। फूड अथॉरिटी रेट्स करती है, रोज़ाना कितने लीटर दूध जो है वो तलब भी करती है, लेकिन आए रोज़ इस हद तक जाना कि उसको परमानेंटली बंद कर दिया जाए। इसके साथ साथ जो देखें ना, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि रेड कर रहे थे कि 2 किलो दूध से 2 किलो जो पाउडर था उससे 2 मन दूध तैयार किया गया। तो ये जो मिलावटी अनासर हैं इनके खिलाफ ऐसा आई थिंक ये रायत के मुस्तक नहीं है। फूड अथॉरिटी को अपनी कड़ी कार्रवाइयाँ करनी चाहिए ताकि जितने भी एक रेगुलेट अथॉरिटी है, आप लोगों के पास आपका स्टाफ है, आपको पंजाब गवर्नमेंट की जानब से अवेयरनेस कैंपेन की हिदायत हैं, आपको तमाम तर जो ट्रांसपोर्टेशन दी गई है, इसका बुनियादी मसला यही है कि लोगों को जो महफूज खुराक है उसकी फ्राहमी मिशन है। सेहत के मसाइल होना ये दिन ब दिन बढ़ते हुए इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि हेल्थ पे कंप्रोमाइज़ हो रहा है, और इसमें बीइंग अ सिटीज़न हमें भी हमारी सेहत पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, और जहाँ पर कहीं पर मसला आता है तो फ़ौरन से फूड अथॉरिटी को इन्वॉल्व करें। अब वक्त हुआ है जी एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी एट सिटी एट 10 में। और अब बात करते हैं कुछ सालगिरह के दिन के हवाले से। बड़ा स्पेशल दिन होता है और इसे अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। और आज के दिन के हवाले से बात करें तो आज सिटी 41 के एंकर पर्सन सरदार मोहम्मद बिलाल डोगर के जो ट्विंस हैं वो अपनी सालगिरह मना रहे हैं, मोहम्मद बिन बिलाल और मोहम्मद अहमद बिन बिलाल, और माशाल्लाह बड़े एक्टिव और बड़े क्यूट से बच्चे हैं। तो देखते हैं ये क्लिप।
मोहम्मद बिन बिलाल को और अहमद बिन बिलाल को सिटी 41 की पूरी टीम की जानिब से बर्थडे की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। आप इसी तरह से मुस्कुराते रहें और आपकी ज़िंदगी का हर दिन इसी तरह से खुशियों से महकता रहे। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे फैसलाबाद में फ़ूड इंस्पेक्शन की क्या सूरत हाल है। फ़ूड अगर इंस्पेक्शन के हवाले से बात करें, बड़ा चैलेंजिंग काम है और ऐसे में तमाम तर लोगों को अपनी सेहत का ख्याल खुद भी रखना चाहिए और इदारे जो हैं वो कितने मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं, इस पर हम बात कर रहे थे। यहाँ पर इम्तियाज़ साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर रेस्टोरेंट्स के हवाले से बात करें, रेस्टोरेंट को रेगुलेट करने के लिए, लाइसेंस इशू करने के लिए किस तरह से फूड अथॉरिटी ये चीज़ें मेक श्योर करती है? रेस्टोरेंट्स डेफिनेटली सबसे पहले तो ये देखना है कि वो कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हाइजीन कंडीशन कैसी है, वहाँ पे क्लीनिंग इन जो है ना, क्लीन इन प्लेस और क्लीन आउट प्लेस, सफाई का निज़ाम कैसा है, फीफो का निज़ाम कैसा है, और एक्सपायरी को चीज़ तो यूज़ नहीं कर रहे, चाइना साल्ट तो यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि चाइना साल्ट जो है ना वो हाइपरटेंशन भी काज कर रहा है और स्टोमक का कैंसर भी काज कर रहा है। ये बैंड आइटम्स है, कोई ऐसी बैंड आइटम तो रेस्टोरेंट में यूज़ नहीं हो रही, बिकॉज वो थोड़ा सा इकोनॉमिकल पड़ता है, तो कुकिंग में चाइना साल्ट जो है ना वो यूज़ कर लेते हैं लोग, तो वो बैंड है जहाँ पे वो वहाँ पे हम सख्त एक्शन करते हैं। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जो प्रीमिसेस की हाइजीन भी है और लोगों की पर्सनल हाइजीन भी है, लोगों के ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स हैं, क्या उन्होंने हमसे ट्रेनिंग ली है, कि उन्होंने हम पहले तो हमसे लाइसेंस लिया है, लाइसेंस की कुछ लवाजमात हैं कि ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो सारी SOPs पहले पूरी करेंगे तो उनको लाइसेंस मिलेगा। जब लाइसेंस मिल जाएगा, ट्रेनिंग हो जाएगी, उसके बाद वो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उस सारी SOPs के तहत जो पंजाब फूड अथॉरिटी उनको ट्रेनिंग में शेयर करती है कि ये चीज़ें आपने करनी है। सही है, इसके हवाले से पहले अवेयरनेस होती है और इसी के साथ साथ अगर रेस्टोरेंट्स पे छापा मारने के हवाले से बात हो तो इसमें आर को किस तरह से मेक श्योर किया जाता है कि आया पहले आपको किसी रेस्टोरेंट के अगेंस्ट कोई कंप्लेन रिजॉल्व होती है या ये सरप्राइज विजिट्स होते हैं, किस तरह से ये चीज़ें मेक श्योर की जाती हैं? सरप्राइज विजिट भी होते हैं, कंप्लेंट्स पे विजिट भी होते हैं, और जब कोई कंप्लेंट होगी तो हमें एक्शन करना है, जाके चेक करना है, कंप्लेंट को वेरीफाई करना है और सरप्राइज विजिट भी करना है कि क्या हमारे SOP को वो इम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा, और क्या कंडीशंस है वहाँ पे। हाइजीन जो है ना, होटलिंग एक चैलेंज है रेस्टोरेंट्स, और अभी इस पे पंजाब फूड अथॉरिटी ने रेस्टोरेंट्स की तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है, क्योंकि कुल अब 2000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स है फैसलाबाद में, 2000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स है, डेली 12 से 14-15 रेस्टोरेंट हम जो है ना चेक करते हैं पंजाब फूड अथॉरिटी फैसलाबाद में, और उसको अपनी चेकलिस्ट के मुताबिक चेक करते हैं। हमारे पास एक चेकलिस्ट है, उसमें हम हर चीज़ को टेक करते हैं, उसको अपलोड करते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी पंजाब गवर्नमेंट का वो बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट इदारा है जिसके पास सारा डाटा मौजूद है हमारे पास। अब जो फैसलाबाद में, वो DG साहब लाहौर में भी देख सकते हैं कि फैसलाबाद में कितने बिजनेस हैं और आजकल आज की क्या एक्टिविटीज़ है। सर के जो ना पोर्टल पे लाइव उनके ऑफिस में अवेलेबल है चीज़ें। अब जब हम ऑनलाइन सारी चीज़ें अपलोड कर रहे होते हैं, हमें पता होता है कि इस होटल में पहले क्या हुआ है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स थे, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुए कि नहीं हुए। अगर वो रिपीटर है तो हम सख्त एक्शन भी ले लेते हैं। अब फ़ाइन की बात हुई, फ़ाइन का मकसद सिर्फ इम्प्रूवमेंट करना है, और आजकल तो हमने इस तरफ भी ध्यान ज़्यादा दे दिया है कि फ़ाइन कम करके EPO और FIR, अगर मिलावट है तो FIR है, नो कंप्रोमाइज़। अगर कोई बैंड आइटम यूज़ कर रहा है, अगर कोई इस तरह की ख़तरनाक चीज़ जो मुज़र सेहत है, जैसे लोगों की ज़िंदगी को खतरा है, वो यूज़ कर रहा है तो सीधी FIR है, और अगर कोई रिपीटर है तो फिर उस पर EPO है। उस पर हम EPO लगा रहे हैं, और EPO लगाने का मकसद यही है कि ये 10 चीज़ें हैं जिस पे आपको हम बिज़नेस बंद कर रहे हैं, हम दोबारा आपके पास आएंगे, ये 10 चीज़ें पहले भी तस्वीरें लेके जा रहे हैं, बाद में आएंगे फिर पिक्चर्स लेंगे, उसको अपलोड करेंगे। DG साहब वहाँ लाहौर में देखेंगे कि ये बिज़नेस में वो जो 10 चीज़ें इन्होंने नोट की थी, ये 10 चीज़ें वो रेक्टिफाई हो गई हैं। जब रेक्टिफाई होंगी तो उनका बिज़नेस हम खोल देंगे। तो मकसद EPO का यही बिज़नेस इंप्रूव करना है। फिर लोग रिपीट करते हैं, वो रिपीट इसलिए करते हैं कि लोगों के बिहेवियर और एटीट्यूड के इश्यूज़ हैं, उसके लिए फिर हम एजुकेशन कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, और ये एनफोर्समेंट, ये सज़ाएँ भी जो है ना लोगों के बिहेवियर दुरुस्त करने के लिए। हाँ बिल्कुल, इसी तरह से बिहेवियर की दुरुस्ती के लिए बहुत सारे मामलात करने पड़ते हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ते हैं। यहाँ पर इमरान असलम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर मौजूदा सिचुएशन के हवाले से बात करें, फूड क्वालिटी की, फूड इंस्पेक्शन की, और आज से 1-1.5 साल पहले के हवाले से बात करें, तो क्या तब्दीली आपको नज़र आई है? देखिए, ये तो चैलेंजेस है, तो आई थिंक ये रोज़ाना की बुनियाद पर फूड अथॉरिटी को हर रोज़ नए चैलेंजेस का सामना है। जैसे कॉलर्स की कॉल थी कि हमारे पास से यहाँ पर कॉपी जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो बेची जा रही हैं, ये हर रोज़ आप अचार देख लें, साल देख लें, दीगर जितनी भी आइटम्स देख लें, हर रोज़ आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज देख लें, वहाँ पर मुजरे से जो है वो चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं। अब फूड अथॉरिटी, अब देखें, आम सिटीजन को भी नहीं पता होगा कि ये कॉपी है या रियल ब्रांड की चीज़ है। कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उसमें एक बड़ी, जिसे कहते हैं, बारीक बानी से आप लोगों ने रेड करनी होती है, या आप लोगों ने अपने तमाम तरह जो टेस्टिंग मटीरियल के साथ उसको टेस्ट करना होता है। उसके बाद अगर एक चीज़ पकड़ी जाती है, उसका मतलब पूरी फैक्ट्री सील है, पूरी फैक्ट्री का जो माल है वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है। इसमें मैं समझता हूँ
कि चोर को नहीं, चोर की माँ को पकड़ो। सबसे पहले उन अनासर को पकड़ा जाए जो सप्लाई कर रहे हैं, जो बड़े बड़े शहरों पे तमाम लोगों पर जो है ये हिफ़्ज़ान सेहत उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए चीज़ों को एक्सपेंड कर रहे हैं। आप देखें कि मेन चीज़ों हम रोज़ाना, जैसे कि फूड अथॉरिटी बीट रोज़ाना कार्रवाई करती हैं, जनाब के दूध तलब किया गया, गोश्त पकड़ा गया, वो तो कोई मैसिव लेवल पे ऐसी कोई रेड हो जिस पे पता चले कि जनाब फूड अथॉरिटी ने ये कार्रवाई की है और उसका किला कमा कर दिया। नो डाउट ये जो माफिया होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है, तो हुकूमती अपने तमाम वसाइल बरवेकार लाते हैं। नो डाउट फैसलाबाद में फूड अथॉरिटी अच्छा काम कर रही है, चनियोर, जंग, टोबर टैक्सिंग में भी अच्छा कर रही है, लेकिन जो करप्ट और इसके साथ साथ जो मिलावट माफिया है, जो जिसको वटेवर उसको पॉलिटिकल सरपरस्ती हासिल है या किसी ब्यूरोक्रेसी की सरपरस्ती हासिल है, सबसे पहले जो सियासी कॉल है उसका सिलसिला बंद होना चाहिए कि कॉल आ जाती है जनाब साढ़ा रेस्टोरेंट छाड़ दिया। ये चीज़ें ऐसा बड़ी जिसे कहते हैं ग्राउंड रियलिटी में देखने को मिलती हैं। इन्वॉल्वमेंट इसकी होनी भी नहीं चाहिए। देखिए पीरा आई है, पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी CCD आई है, हर वो अदारा उस हद तक जिसे कहते हैं कामयाब हो सकता है जब उसमें पॉलिटिकल प्रेशर आए। जब किसी इदारे में पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है, कॉल्स का सिलसिला, रेफरेंस का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो आई थिंक वो फिर एक पॉलिटिकल अदारा ही बन जाता है, उसमें फिर अवामी पब्लिक इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो इन चीज़ों को नो डाउट कि आप विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी प्रेशर आप चीज़ों को लेके आएँ आगे और पता चले कि जनाब ये चीज़ें हो रही हैं। और जो ट्रेनिंग्स की बात है तो मैं नहीं समझता कि फैसलाबाद में बड़े बड़े रेस्टोरेंट या स्मॉल फूड पॉइंट्स ने आज तक फूड अथॉरिटी से ट्रेनिंग्स ली हों। सबसे पहले लाइसेंस ही उसको इशू किया जाए जो आपकी ट्रेनिंग्स में आते हैं। आप देखें कि जो सर्वे रिपोर्ट थी कि हेपेटाइटिस फैलने की वजह यही है कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जो किचन एरिया में स्टाफ है उनके नेल्स देख लें या खुद वो किसी सिम्टम्स में मुब्तला होते हैं, तो ऐसे में जब फूड्स को सप्लाई और डिलीवर किया जाता है तो सिम्टम्स फैल जाती हैं। इसमें बड़ा बोझ पड़ता है हेल्थ डिपार्टमेंट पे, फूड अथॉरिटी भी तो पड़ ही रहा है, उन्होंने फाइन करने हैं, उसको चेक करना है, वट एवर सील कर देनी है। लेकिन किचन एरिया में वही स्टाफ हाइड किया जाए जिस तरह के यूरोप में होता है, पूरी दुनिया में होता है, कि जिसे कहते हैं कि हेल्दी हो और उसके साथ साथ उसको तमाम तक जो SOPs फॉलो कर रहे हों, ताकि आप लोगों ने आपके एक शख्स की वजह से पूरे रेस्टोरेंट का जो किचन एरिया है या पूरी जो आए हुए लोग हैं उनको आपने सर्व करना होता है। तो आई थिंक जो किचन एरिया में स्टाफ है उनको SOPs पर फॉलो करवा लिया जाए तो बीमारियों का हाल बड़ा हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी बात कि फ़ाइन इम्पोज किए जा रहे हैं, वो ज़ाहिर है उनकी इस्लाह के लिए किए जा रहे हैं, FIRs हो रही हैं, जिस तरह फूड अथॉरिटी अपने तमाम कवानीन को के तहत ये चीज़ें कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में फूड अथॉरिटी को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि ये जो ब्रांड कॉपी माफिया है ये नए रूप में आ रहा है और अपनी जो ब्रांचेस और इसके साथ साथ जितने भी मॉल्स हैं, बड़े बड़े मॉल्स में देखा है कि एक्सपायरी आइटम्स मिली हैं और लोग चेक ही नहीं करते। जाहिर है शहरी को भी होना चाहिए कि बड़े बड़े मॉल्स में आप लोगों ने एक्सपायर्ड आइटम्स रखी हुई हैं, कम से कम एक दफ़ा इसको सील कर दें, बाकियों को इस्लाह हो जाएगा कि जनाब ये चीज़ें किस हद तक कंट्रोल सकती हैं। फूड अथॉरिटी नो डाउट अच्छा काम करिए, लेकिन मज़ीद इसको जदीद टेक्नोलॉजी के साथ करने की ज़रूरत है, क्योंकि बड़ा शहर है और बड़े शहर के मसाइल भी बड़े होते हैं, लेकिन उसमें यह है कि हमें बहुत सारी चीज़ें फास्ट ट्रैक करनी होती हैं, ऐसे में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तमाम तर चीज़ें भी इफ़ेक्ट कर रही होती हैं सर्च ऑपरेशंस को। ये छापा जो मारा जा रहा होता है डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में, फर्दर भी फूड अथॉरिटी के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। वक्त है एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में बात हो रही है फैसलाबाद की शहरियों के सेहत के हवाले से, जिस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ना हमें खुद और ना ही फूड अथॉरिटी को। इस हवाले से क्या क्या इकदाम किए जा रहे थे इस पर भी हम बात कर रहे थे। और ब्रेक पे जाने से पहले इमरान असलम ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि रेस्टोरेंट के हवाले से ये तो कहा जा रहा है कि ट्रेनिंग करवाई जा रही है, कितने रेस्टोरेंट्स हैं जो कि ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। और इसी तरह से कोई भी हमारे यहाँ नया प्रोजेक्ट आता है वो तजावुज़ात के अगेंस्ट हो, वो फूड अथॉरिटी की कार्रवाई हो, तो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। इस पर इम्तियाज़ हुसैन साहब आपसे मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ कि आप इन इश्यूज़ को किस तरह से एड्रेस करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये मैटर्स देखें ना, ये फैसलाबाद में हो रहे हैं ये मामला। देखो जो मेरे भाई ने बात की है, सबसे पहले अभी एक्शन सोर्स पे हो रहा है और डेस्टिनेशन पे हो रहा है, जहाँ वो लेके जा रहा है। क्लियर डायरेक्शन है कि सोर्स पे एक्शन करना है जहाँ पे बन रहा है, और जहाँ पे पहुँचा रहा है 2 जगहों पे एक्शन करना है, और जो मेन कॉर्पोरेटर है, जो मेन करने वाला है, जो मेन फैलाने वाला है, उस पर एक्शन करना है, किसी गरीब पे एक्शन नहीं करना। यही एक्शन हम कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, पॉलिटिकल प्रेशर इस गवर्नमेंट में नहीं होता। ठीक है। मैडम CM ने फुल अथॉरिटी दी है सर DG आसम जवेद साहब को कि आप मिलावट माफिया के खिलाफ एक्शन करें, क्योंकि वो
सीएम देख रही हैं कि कितना बर्डन आ रहा है हॉस्पिटल पे, और वो बर्डन निकल रहा था फूड से कहीं, बिल्कुल। और उसके लिए उन्होंने फिर गज़ाई आगाही भी शुरू की कि अवाम में शऊर आए। फूड अथॉरिटी को कहा कि आप गज़ाई आगाही की मुहिम चलाएं पूरे पंजाब के अंदर, वो हम चला रहे हैं, उसका मैं आपसे डाटा शेयर करता हूँ। मिलावट पे एक्शन कर रहे हैं। अगर कोई अब फैसलाबाद में यहाँ के जो सिटिंग MPs हैं उन्होंने हमें कहा है कि एक्शन करें, उन्होंने हमें इवन के खबरें दी हैं, मुखबरियाँ दी हैं कि यहाँ पे मिलावट हो रही है, आप आगे एक्शन करें, रोका नहीं है। मतलब अब हमारे एंड पे ऐसी कोई रुकावट नहीं है। अगर कोई किस तरह का प्रेशर आता भी है तो DG साहब अपने लेवल पे उसको ऑब्जर्व करते हैं। उन्होंने फूड अथॉरिटी को फुल जो है ना वो इख्तियार दिया हुआ है। अभी कसूर में जिस गाँव पे पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने एक्शन किया है वो मौजूद है फैब्रिकेटेड मिल्क का पंजाब के अंदर, ठीक है, इवन के पाकिस्तान के अंदर वो मौजूद है। वहाँ पे एक्शन किया है जहाँ पे खवातीन भी एक घर में एक खतून 5-5 हज़ार लीटर जेली दूध बना रही थी, वहाँ पे पंजाब फूड अथॉरिटी के लोगों ने एक्शन किया और 69 लोगों पे उन्होंने मारा है उनको बहुत ज़्यादा। लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा दफ़ात हुई हैं, स्टेट ने स्टैंड लिया है, मैडम CM ने कहा कि इंस्पेक्शन करें, DPO साहब ने, DG साहब ने, मारे ने वहाँ पर बेहतरीन एक्शन किया है, और वो लोग अब भागते फिर रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं, कोई इस तरह की प्रेशर नहीं है। और जहाँ पे अवेयरनेस की बात है, हर महीने 1200 से 1400 लोगों की लेवल 1 और लेवल 2 की ट्रेनिंग होती है होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर। अभी टर्किश रेस्टोरेंट में मैं 2-4 दिन पहले खुद जाके ट्रेनिंग दे के आया हूँ, आई वॉज इन्वाइटेड देयर, और 17,000 लोगों की हम न्यूट्रिशन के गज़ाई अवेयरनेस सेशन कर चुके हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जो है ना यहाँ पे GC यूनिवर्सिटी है, GC फास्ट कैंपस चनियोट है, यहाँ पे लिम्स है, और बड़े इदारे हैं, गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। अभी जो है ना वो एक प्रोजेक्ट है सेप्रॉन का, वो चल रहा है गवर्नमेंट स्कूल के साथ, तो वहाँ भी हमारे NTOs और हमारे DD साहब आल के वहाँ गए हुए हैं आज आवाज़ अवेयरनेस फैलाने के लिए। अवेयरनेस, एजुकेशन, एनफोर्समेंट साथ साथ है, बट ये कोई छोटा मुल्क नहीं है, ये छोटा सूबा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। अब यहाँ पे हमारी आप घर में बैठी हैं, घर में हमारी ट्रेनिंग ले सकती हैं, वुमेन्स के लिए ट्रेनिंग जो है ना मॉड्यूल हमने बनाए हुए हैं। अब उन ट्रेनिंग से आपको ये आइडिया हो सकता है, आपको ये नाला जा सकता है कि खालिश खुराक कौन सी है। उसका क्या तरीका है ट्रेनिंग के? ऑनलाइन आप हमारे पोर्टल में जाएँ, वहाँ पर रजिस्टर हो, घर में बैठ कर ट्रेनिंग करें। ये FBOs के लिए भी हैं, ये खवातीन के भी लिए हैं। हमारे जो ना लिटरेचर मैनुअल्स अवेलेबल है ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पे, मैनुअल्स वहाँ से पढ़ें। अनफॉर्चुनेटली अब ये चूँकि हम लोग पढ़ते काम हैं, इसका मुझे रियलाइजेशन है, पूरी दुनिया में अब डिजिटल चीज़ आ गई है। तो अब जब ये कुर्बान ईद आई थी तो मैडम के गज़ाई विजन की रोशनी में हमने एक वीडियो बनाई थी, वीडियो भी 1.5 मिनट की थी, 1.5 मिनट की, जिसमें ये तरीका बताया गया था कि गोश्त को कैसे कंज्यूम करना है, कितना कंज्यूम करना है, और उस पर आपको चैलेंज क्या आ सकते हैं। मतलब आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ है तो आपने कितना खाना है, शुगर है, कौन सा खाना है, कैसे खाना है, सारी उसमें एहतियातें दी गई थी। और हमने कुर्बानी से पहले उसको वायरल किया, वीडियो को अपने अंदाज में लोगों तक फैलाया। अब ये तो अवेयरनेस है जो हम अपने तौर पे फैला रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, पंजाब फूड अथॉरिटी एक रेगुलेटर है, और रेगुलेटर जो है ना वो एक बहुत बड़ा काम कर रहा है और बहुत बड़े सूबे में काम कर रहा है, उसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और हम जो है ना वो लगातार इंप्रूवमेंट अपने अंदर लेके आ रहे हैं, हम डिजिटल मैपिंग कर रहे हैं। और इस वक्त भी पंजाब फूड अथॉरिटी पंजाब का वाहिद डिपार्टमेंट है, वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट, सारे अच्छे डिपार्टमेंट है, लेकिन ये इतना डिजिटल डिपार्टमेंट है जिसके पास सारा डाटा मौजूद है। हमारी ऐप पे, हमारे पोर्टल पे सारी एक्सेस है हर बंदे को, DG साहब को, वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, आज कितनी इंस्पेक्शन हुई हैं, उनकी इंस्पेक्शन की क्वालिटी क्या है। इंस्पेक्शन सिर्फ नहीं करना, इंस्पेक्शन की क्वालिटी भी अच्छी मेंटेन रखना, और इंस्पेक्शन के बाद इंप्रूवमेंट भी करवाना। अब इस वक्त में पंजाब फूड अथॉरिटी हमेशा से फॉल अदारा था, इस वक्त वो अपनी एट इट्स बेस्ट है, क्लाइमेक्स पे है। एक जो है ना बेहतरीन एक्शन किया जा रहा है जो एजुकेशन एनफोर्समेंट के साथ साथ है, जिसमें हम आप लोगों से मदद ले रहे हैं, अदलिया से मदद ले रहे हैं, पुलिस से मदद ले रहे हैं, क्योंकि और इवन के मैडम CM की डायरेक्शन पे सारे इदारे हमारी मदद भी कर रहे हैं, पैरा फोर्स हमारी मदद कर रही है। यहाँ फैसलाबाद में पुलिस ने बहुत सपोर्ट किया है, पूरे फैसलाबाद डिवीजन ने सपोर्ट किया है, DC ऑफिस ने सपोर्ट किया है, सारी सपोर्ट से, और मीडिया ने सपोर्ट किया है, जुडिशरी ने भी सपोर्ट किया, सारी सपोर्ट से एक एक्शन हो रहा है। लेकिन आवाम की सपोर्ट भी चाहिए कि वो हमें गाइड भी करें, हमें सही बताएं भी। और इसको ये सोशल बुराई है, एक समाजी मसला है, इस मिलावट को समाजी मसला समझे, इसको गुनाह समझे, ये एक कत्ल है। इसलिए DG साहब इसको गज़ाई दहशतगर्दी कहते हैं। दहशतगर्दी के साथ हम एज अ कौम लड़ रहे हैं, उससे जीत भी रहे हैं, तो ये भी एक दहशतगर्दी जो अंदर से कमज़ोर कर रही है। हम लोग ओलंपिक्स में कैसे जीतेंगे अगर हमारे बच्चे कमज़ोर हो गए, अगर उन्होंने खालिश दूध नहीं पिया, अगर खालिश जो है ना बेकरी आइटम यूज़ नहीं की, अगर खालिश गोश्त नहीं खाया, तो हमारे कौम, हमारे नौजवान, उनकी एवरेज एज कम होती जाएगी, और जो होगी वो भी बीमारी वाली होगी। और बीमारी से अल्लाह बचाए, बीमारी अच्छी चीज़ नहीं है। और हम पे पहली ऑब्लिगेशन मैडम ये अपनी है, मैं आपके 41 के थ्रू लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचाना चाहता हूँ कि उनकी ये ज़ाती जिम्मेदारी भी हमारी है कि हम अपनी सेहत के बारे में फ़िक्रमंद हों। हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, कोई बंदा मास्क यूज़ नहीं करता, 1000 में से कोई एक बंदा मास्क यूज़ कर रहा होगा। अब वहाँ पे किसने मास्क यूज़ करने से रोका है?
अब वहाँ पे वायरल बड़ी बीमारियां हैं, हॉस्पिटल है, तो वहाँ आपको मास्क लगाना चाहिए, खुद एहतियात करनी चाहिए, जहाँ जहाँ हो सकती करें। रेगुलेटर काम कर रहा है, हमें गाइड करें फॉर इम्प्रूवमेंट, हम इम्प्रूव करेंगे, हम इम्प्रूव कर भी रहे हैं। और इस वक्त जो है ना वो फर्दर हर रोज़ जो ना एक नया एक्शन है। डीजी साहब ने छुट्टी वाले दिन रात को भी एक्शन किया, सही ऑल द टाइम जो ना हमारी फील्ड टीम जो ना पंजाब फूड अथॉरिटी की फील्ड के अंदर है, डीजी साहब की डायरेक्शन पे, और इस लेवल का इस प्रेसिडेंट को जो ना वो अनप्रेसिडेंटेड एक्शन है पंजाब फूड अथॉरिटी का। बिल्कुल इसी तरह से है, सेहत हज़ार नेमत है। अगर आप सेहतमंद नहीं हैं तो आप ज़िंदगी में कोई भी अपना सोशल स्टेटस नहीं इंजॉय कर पाएंगे। आपके पास बेशुमार दौलत है, लेकिन फिर भी आप अपनी उस दौलत को, अपनी सेहत के मसाइल को तब तक देखेंगे जब तक आप सेहतमंद नहीं हैं, तो ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आप इंजॉय नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ हुसैन साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया इमरान असलम, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जहाँ पर कम्युनिटी इंगेजमेंट के हवाले से बात हो, कम्युनिटी डेवलपमेंट के हवाले से बात हो, वहाँ पर शहरियों को भी रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करने की ज़रूरत है। डिपार्टमेंट वहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, ज़रूरत इस समय की है कि डिपार्टमेंट जब काम कर रहे हो वहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हमें नज़र नहीं आनी चाहिए। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।